वेपन मास्टर इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 1 से 10। बहुत बदकिस्मत। ये बच्चा बहुत बदकिस्मत था, कुछ ही सांसों में मर गया। भाई हॉन्ग, क्या आप सचमुच ठीक है? आखिरकार वह मेरे चाचा का बेटा है। अगर मेरे चाचा को पता चल गया तो वह एक नाजायज संतान है। इसमें डरने की क्या बात है? इसके अलावा कौन जानता है कि यह हमने ही किया था। जाना जाना, जल्दी करो और इस शापित जगह को छोड़ दो। अचानक तांग हुआन को गाली गलौज वाली आवाजें सुनाई देने लगी और उसके बाद उसके कानों में अव्यवस्थित कदमों की आवाजें आईं जो धीरे धीरे दूरी में गायब हो रही थीं। चाचा, एक नाजायज बच्चा, ये शब्द उसके दिमाग में धुंधले ढंग से घूम गए। तांग हुआन अचानक कांप उठा और अचानक जाग गया, पलट कर बैठ गया। क्या मैं वास्तव में अभी भी जीवित हूँ? तांग हुआन ने अवचेतन रूप से पलक झपकते ही इसे देखा और दंग रह गया। ये स्थान उनका विचित्र शयन कक्ष नहीं था, बल्कि एक साधारण और भद्दा सा शेड था। जिस बिस्तर पर वह लेटा था वह परिचित लकड़ी का बिस्तर नहीं था, बल्कि गंदा फर्श था। उसके चारों ओर लकड़ी के तख्तों से बनी एक अंधेरी दीवार थी, जिस पर कृपान, भाले, तलवारें, लाठियां और अन्य सभी प्रकार के हथियार लटके हुए थे। शेड के एक तरफ स्टोव, झांकनी और एक धातु का ब्लॉक जैसा कुछ था और ब्लॉक के बगल में कई बड़े और छोटे लोहे के हथौड़े बेतरतीब ढंग से रखे हुए थे। तांग हुआन तुरंत बता सकता था कि यह एक लोहार की दुकान थी। मैं कार्यशाला में तलवार बनाते समय बेहोश हो गया था। अगर मुझे किसी ने बचाया होता तो मैं अपने घर के बजाय अस्पताल में जागता। मैं ऐसी लोहारी में कैसे आ सकता हूँ? तांग हुआन उस दृश्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसके सिर में इतना दर्द हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह फट जाएगा। उसी क्षण अनगिनत जानकारियां उसके दिमाग में तेजी से उभर आईं। एन कराते हुए तांग हुआन अपने सिर को कसकर पकड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला सफेद हो रहा था। अज्ञात समयावधि के बाद तांग हुआन की अभिव्यक्ति में अंततः सुधार हुआ, लेकिन जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया था। ग्लोरी कॉन्टिनेंट। काफी देर के बाद तांग हुआन को अंततः होश आया और वह अविश्वास में बुदबुदाया। वह मूलतः एक तलवार शिल्पकार थे और 30 वर्ष की आयु से पहले ही वे विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुके थे। वह प्रत्येक तलवार को हाथ से तैयार करने में सक्षम था और प्रत्येक तलवार की कीमत 10 लाख से अधिक थी। हालांकि तांग हुआन संतुष्ट नहीं था। वह प्राचीन मछली की आंत और महान खड्ग जैसी अद्वितीय प्रसिद्ध तलवार को परिष्कृत करना चाहते थे। परिणामस्वरूप उन्होंने लगातार विभिन्न प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया और तलवार परिष्कृत कला जैसी प्राचीन विधियों पर शोध करना शुरू कर दिया। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और अंत में उन्हें सचमुच तलवार परिष्कृत करने की भट्टी और तलवारें बनाने की एक अजीब विधि मिल गई। तांग हुआन ने तुरंत प्रयास किया जैसे कि उसे कोई खजाना मिल गया हो। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन जैसे ही कीमती तलवार खींची जाने वाली थी, एक दुर्घटना घट गई। तलवार बनाने की विधि के अनुसार तलवार बनाने वाले का रक्त मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त करना होगा, ताकि तलवार में उसकी असली आत्मा हो, न कि केवल एक बर्फ जैसा ठंडा हथियार। तांग हुआन स्वाभाविक रूप से अपने खून के मामले में कंजूस नहीं होगा। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब उसने अपना खून भट्टी में डाला तो तलवार शोधन भट्टी वास्तव में एक भूखे भेड़िए की तरह थी, जो उसका खून पाने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर बाद तांग हुआन पूरी तरह से बेहोश हो गई। जब वह जागा तो वह वास्तव में ग्लोरी कॉन्टिनेंट नामक स्थान पर आ चुका था। इसके अलावा उसके दिमाग में किसी और व्यक्ति की यादें भी थीं। उनकी यादों में उस व्यक्ति का नाम भी तांग हुआन था और 16 वर्ष की आयु में वह फ्यूरियस वेव सिटी में तांग परिवार के मुखिया की नाजायज संतान था। उसकी मां, जो मूल रूप से तांग परिवार की सेविका थी, फूल की तरह सुंदर थी और तांग परिवार द्वारा चुनी गई थी। जब वह गर्भवती हो गई तो मुखिया की आधिकारिक पत्नी ने उसे बर्दाश्त नहीं किया और उसे तुरंत निष्कासित कर दिया गया। फिर उसे फ्यूरियस वेव सिटी में एक दयालु बूढ़े लोहार ने अपने साथ ले लिया। जैसे ही उसे यह बात समझ में आई, उसकी मां की बीमारी से मृत्यु हो गई। वह तब से उस बूढ़े लोहार के साथ रह रहा था और उससे लोहा बनाने की कला सीख रहा था। क्या यहाँ के लोग वास्तव में खेती कर सकते हैं? इनकी यादों में इस दुनिया के लोग अपनी तकनीकों की खेती के बाद अपने शरीर में असली क्यूई का उत्पादन करने में सक्षम थे। केवल ऐसे व्यक्ति को ही एक प्रतिष्ठित हथियार परिशोधक बनने और एक सच्चा शक्तिशाली हथियार बनाने का मौका मिलेगा। उदाहरण के लिए बूढ़े लोहार को निम्न स्तर का हथियार परिशोधक कहा जाता था। युवा तांग हुआन को भी जालसाजी में अत्यधिक रुचि थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी योग्यता साधारण थी। अब भी वह वास्तविक क्यूई की खेती करने में सक्षम नहीं था और केवल सामान्य हथियार ही बना सकता था। पिछले महीने बूढ़ा लोहार अचानक चला गया और अभी तक वापस नहीं आया। किशोर के पास कुछ हथियार निकालकर बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। बाजार जाते समय रास्ते में उसकी मुलाकात अनजाने में कुछ तांग परिवार से हो गई। उनके बीच संघर्ष हुआ और अंत में उसकी जान चली गई और उसे वापस लोहार की दुकान में फेंक दिया गया। ये बच्चा तो पहले ही मर चुका है, फिर भी उसकी यादें अभी भी उसके दिमाग में क्यों हैं? तांग हुआन एक पल के लिए चौंक गया। फिर उसे वह बातचीत याद आई जो उसने ट्रांस में रहते हुए सुनी थी। उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास पैदा हुआ और तुरंत उसने अवचेतन रूप से नीचे देखा। उसके हाथ खुरदरे थे, कठोर त्वचा से भरे हुए थे, उसका शरीर लंबा था, उसने मोटे कपड़े पहने थे और उसके पैरों में काले कपड़े के जूते की एक जोड़ी थी जो पीले होने के बिंदु तक धुले हुए थे। यह निश्चित रूप से उसका शरीर नहीं था। तांग हुआन चौंक गई। वह अचानक उछल पड़ी और इधर उधर देखने लगी। थोड़ी देर बाद तांग हुआन एक कांस्य दर्पण के सामने खड़ा था। सुंदर लेकिन कांस्य चमड़ी वाले अजनबी के चेहरे को देखकर वह दंग रह गया। अब अंततः उसे कुछ बात समझ में आई। पृथ्वी पर वह पहले ही मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा रहस्यमय तरीके से ग्लोरी कॉन्टिनेंट के शरीर में प्रवेश कर गई थी। वह युवा लड़का तांग हुआन, जो अभी अभी मरा था और उसकी यादें प्राप्त कर ली थीं। काफी देर बाद तांग हुआन मानो किसी स्वप्न से जागा और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। ऐसा लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह वापस नहीं जा सकेगा। इस दुनिया में जहां उसके पास सेलफोन, कंप्यूटर, टेलीविजन या कार नहीं है, क्या वह जीवित रह पाएगा?
लेकिन चूंकि चीजें इस बिंदु तक पहुंच चुकी थीं, इसलिए आत्मदया का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, चूंकि तुम पहले से ही यहाँ हो तो चलो बैठो। तांग हुआन ने एक गहरी सांस ली और अंततः असहाय होकर वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। हालांकि अगर वह इस दुनिया में एक बेहतर जीवन जीना चाहता था तो उसके पास एक मजबूत क्षमता होनी चाहिए, अन्यथा वह उस युवक की तरह होगा जिसे तांग परिवार ने पीट पीट कर मार डाला था, और शायद कोई भी उसके लिए न्याय मांगने नहीं आएगा। खेती करो, केवल साधना के द्वारा ही वह अपनी रक्षा करने की शक्ति प्राप्त कर सकता था, और केवल साधना के द्वारा ही वह एक महान शस्त्र परिशोधक बन सकता था, अन्यथा मैं केवल दूसरों द्वारा खुद को परेशान होने की अनुमति ही दे सकता हूँ। तांग हुआन की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चमक चमक उठी और वह उस युवा तांग हुआन की यादों को ध्यान से याद करने लगा। उत्तेजक मेरिडियन और अवशोषित आत्मा कला। कुछ समय बाद तांग हुआन को वह तकनीक मिल गई जो बूढ़े लोहार ने उसे सिखाई थी। इस स्फूर्तिदायक मेरिडियन एवं आत्मा को अवशोषित करने वाली कला को एक बहुत अच्छी निम्न स्तरीय प्रवेश तकनीक कहा गया। उनके शरीर में 9 आध्यात्मिक मेरिडियन थे। जब तक वह उनमें से एक को खोल लेता, वह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर सकता था और उसे परिष्कृत कर सकता था, जिससे वास्तविक क्यूई उत्पन्न होती थी। जितना अधिक आध्यात्मिक मेरिडियन खुलता, उतनी अधिक वास्तविक क्यूई वह अपने शरीर में संग्रहित कर सकता था। ग्लोरी कॉन्टिनेंट के अनुसार 3 आध्यात्मिक मेरिडियन खोलने के लिए 6 आध्यात्मिक मेरिडियन खोलने होंगे, फिर 1 से 9 आध्यात्मिक मेरिडियन खुलेंगे और 1 से 9 आध्यात्मिक मेरिडियन खुलेंगे। तब वह आध्यात्मिक चक्र को संघनित करने और चरण 4 मार्शल मास्टर तक आगे बढ़ने में सक्षम होगा। बेशक वर्तमान तांग हुआन के लिए यह अभी भी एक बहुत दूर की बात थी। इस समय उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता प्रथम आध्यात्मिक मेरिडियन को पार करने का प्रयास करना था। इस संबंध में तांग हुआन बहुत आश्वस्त नहीं था। इस शरीर का मूल मालिक 6 साल की उम्र से स्फूर्तिदायक मेरिडियन और अवशोषित आत्मा कला की साधना कर रहा था। अब भी पूरे 10 साल बाद भी वह अभी तक एक भी आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं खोल पाए हैं। इस प्रकार की योग्यता वास्तव में बहुत सामान्य थी। संसार में एक आत्मा थी जो ऊर्जा से उत्पन्न हुई थी, एक अदृश्य आत्मिक ऊर्जा जो एक देवता के आध्यात्मिक मेरिडियन से जुड़ी हुई थी। आध्यात्मिक मेरिडियन मानव शरीर के मेरिडियन। तांग हुआन तुरंत अपने पैरों को मोड़कर जमीन पर बैठ गया, जिससे उसके सारे विचलित करने वाले विचार दूर हो गए और उसका दिल शांत हो गया। वह अपने पैरों को मोड़कर जमीन पर बैठ गया, जिससे उसके सारे ध्यान भटकाने वाले विचार दूर हो गए और उसका दिल शांत हो गया। बहुत जल्दी तांग हुआन ने स्फूर्तिदायक मेरिडियन और अवशोषित आत्मा कला के मार्गदर्शन का पालन किया। उसकी 10 उंगलियां लगातार स्थिति बदलती रहीं, परिचित और त्वरित। इस तरह की प्रवेश स्तर की साधना तकनीक उस युवक ने पहले से ही 10 वर्षों तक इसकी साधना की थी। यद्यपि वह कुछ भी नहीं सीख पाया था, फिर भी वह साधना तकनीक के मंत्रों और विभिन्न हस्त मंत्रों से पहले से ही परिचित था। बस अगले ही पल तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मन में एक तीव्र कंपन हुआ, जिसके बाद अचानक उसके मन में एक विशाल लाल कड़ाही प्रकट हुई। यह हंडा गोलाकार था, जिसके ऊपर 2 कान और नीचे 3 पैर थे। कड़ाही के किनारों पर सुंदर एवं रहस्यमयी आकृतियां उकेरी गई थीं। जैसे ही वह प्रकट हुआ, तांग हुआन को एक प्रकार की प्राचीन और दूर की आभा का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह अनगिनत वर्षों के अनुभव के बाद अंततः अपनी नींद से जाग उठी हो। क्या यह मेरी तलवार शोधन भट्टी नहीं है? तांग हुआन थोड़ा हैरान हुआ। जब उसने प्राचीन वस्तु प्राप्त की थी तो उसने तलवार बनाने की भट्टी भी प्राप्त कर ली थी। अंत में जब खजाने की तलवार गढ़ी जाने वाली थी तो तलवार शोधन भट्टी में उसका खून चूस लिया गया और वह मर गई। तार्किक रूप से कहे तो भट्टी अभी भी तलवार शिल्प कार्यशाला में होनी चाहिए, लेकिन यह अब उसके दिमाग में क्यों आई? तांग हुआन बहुत उलझन में था, लेकिन तुरंत ही कड़ाई पर बने विभिन्न पैटर्न जीवंत हो उठे, क्योंकि कड़ाई बहुत तेज गति से घूम रही थी और उसके दिमाग में उसने 1 करोड़ ज्वलंत लाल बत्तियां छोड़ी। इसके बाद ठंडी क्यूई की किस्में सक्रिय हो गई और सभी दिशाओं से उसके शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो गई। एट नोवेल बनेट एट तांग हुआन ने स्पष्ट रूप से देखा कि कड़ाई की सतह पर बने पैटर्न 4 विशाल रूनों में संघनित हो रहे थे। नौयांग दिव्य भट्टी। तांग हुआन के दिल में संदेह और भी बढ़ गया और उसके हाथ मंत्र में लगातार बदलावों के बाद आत्मिक शक्ति उसके शरीर में पागलों की तरह प्रवाहित हुई और कड़ाई में इकट्ठा हो गई। उस युवक के 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर तांग हुआन को पता था कि वे आभाय तथाकथित आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। कुछ ही क्षण बाद कड़ाई में एकत्रित हुई आत्मिक ऊर्जा एक विशाल धारा में बदल गई, जो उबलने लगी और सीटी बजाने लगी। तांग हुआन के हस्त मंत्र में परिवर्तन के बाद आत्मिक ऊर्जा तेजी से उसके शरीर में प्रवाहित हुई। इतनी तेजी! तांग हुआन उसे देखता रहा, अवाक रह गया। विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि यह सच है। प्यार 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 प्यार। इस शरीर के मूल मालिक ने 10 साल से अधिक समय तक स्फूर्तिदायक मेरिडियन की आध्यात्मिक कला की साधना की थी, फिर भी वह इतने कम समय में एक आत्मा नस को खोलने में सक्षम था। तांग हुआन खुद को रोक नहीं सका और फिर से इसकी सराहना करने लगा। अमृत पीने के समान सुखद अनुभूति बनी रही। ये स्पष्ट था कि अभी जो आत्मा शिरा से संबंध था वह कोई भ्रम नहीं था। अब वह अपने शरीर में आत्मा की नस की दिशा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह पहले जैसा नहीं था, जहां वह केवल अपने मन में ही इसके अस्तित्व की कल्पना कर सकता था। यह अवश्य ही उस नौयांग दिव्य भट्टी का प्रभाव होगा। कुछ क्षण के आश्चर्य के बाद तांग हुआन खुशी से मुस्कुराने लगा। जिस क्षण उसकी आत्मा की नस खुल गई, उसने अत्यधिक सदमे के कारण उत्तेजित मेरिडियन की आध्यात्मिक कला की साधना बंद कर दी। उसके मन में उथल पुथल अभी भी थी, लेकिन साथ ही वह भी रुक गई। उसका शरीर अभी भी इसी रूप में था तथा केवल आत्मा भिन्न थी। हालांकि इसके आगे और पीछे के हिस्से के बीच के भारी अंतर के कारण तांग हुआन के पास इसे उस अजीब नौयांग दिव्य भट्टी के साथ जोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने ये भी महसूस किया कि न केवल उनकी आत्मा उनकी मृत्यु के बाद विलुप्त नहीं हुई, बल्कि उस नौयांग दिव्य भट्टी के कारण ओना महाद्वीप में उसका पुनर्जन्म भी हुआ था। यह सही नहीं है। अपना ध्यान वापस अपने शरीर पर केंद्रित करते हुए तांग हुआन अचानक चौंका। उसका सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया। आत्मा की नस जो अभी अभी साफ की गई थी, वह इतनी बड़ी क्यों है?
बूढ़े लोहार के अनुसार तथा युवक द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार जब पहली आत्मा की नस को जोड़ा गया था तो वह चॉपस्टिक के मुंह से भी छोटी थी। उसके बाद आत्मा की शिराएं बड़ी और बड़ी होती जाएंगी और जो आत्मा की शिराएं खुल गई थीं वे भी समय के साथ धीरे धीरे फैलती जाएंगी। अंततः सभी 9 आत्मा शिराएं चॉपस्टिक की नोक जितनी बड़ी हो जाएंगी। बेशक जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ता गया उसकी आत्मा शिरा भी बढ़ती गई। बेशक हर कोई नहीं, वहां कुछ लोग असाधारण योग्यता वाले थे। जब उनकी पहली आत्मा शिरा साफ की गई तो वे एक सामान्य व्यक्ति से थोड़े बड़े थे, चाहे वह 10 से 20% बड़ा हो या 30 से 40% बड़ा हो। लेकिन तांग हुआन के लिए जिस पहली आत्मा की नस से वह जुड़ा था वह पहले से ही उसकी चॉपस्टिक की नोक से भी बड़ी थी। फिर चूल्हे की वजह से काफी देर के बाद तांग हुआन अंततः अपनी उलझन से बाहर आया। पहली कोशिश में ही इतनी बड़ी आध्यात्मिक धड़कन पाना वास्तव में अकल्पनीय था। हालांकि इतनी बड़ी आध्यात्मिक नाड़ी होना कोई बुरी बात नहीं थी, बल्कि एक बड़ी बात थी। आत्मा शिरा जितनी बड़ी होगी शरीर के भीतर संग्रहित सच्ची क्यूई की मात्रा उतनी ही अधिक होगी तथा युद्ध शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। तांग हुआन ने जल्दी से खुद को शांत किया और उत्साहित मेरिडियन की आध्यात्मिक कला की साधना जारी रखी। जैसी कि उम्मीद थी उसके दिमाग में नौयांग दिव्य भट्टी एक बार फिर से उज्ज्वल और जीवंत हो गई, क्योंकि यह तेजी से घूम रही थी। कुछ ही समय बाद आत्मिक ऊर्जा की धाराएं उसके शरीर में प्रवेश करने लगीं। इस बार तांग हुआन की इंद्रियां और भी स्पष्ट थीं। ये सच था कि आत्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने से पहले हाथ की मुहर द्वारा आकर्षित हुई थी, लेकिन जिस क्षण आत्मिक ऊर्जा ने तांग हुआन के शरीर को छुआ वह तुरंत नौयांग दिव्य भट्टी द्वारा अवशोषित हो गई। जैसे जैसे भट्टी बिना रुके घूमती रही आत्मिक ऊर्जा धीरे धीरे गर्म और सामंजस्यपूर्ण सच्ची क्यूई में परिष्कृत होती गई और आत्मिक शिरा के भीतर प्रसारित होती गई। अनजाने में तांग हुआन के शरीर में संचित सहज क्यूई की मात्रा अधिक से अधिक हो गई और 15 मिनट से भी कम समय में आत्मा शिरा अधिक से अधिक प्रचुर हो गई थी। इस समय तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के अंदर एक गर्म धारा बह रही हो जो उसके अंगों और हड्डियों के बीच एक स्थिर धारा के रूप में तेजी से बह रही हो। दूसरी स्पिरिट शिरा का प्रयास करें। तांग हुआन का दिल थोड़ा सा हिल गया, क्योंकि उसकी 10 उंगलियों द्वारा बनाई गई हाथ की मुहर में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया। अगले ही क्षण पहली आत्मा शिरा के भीतर की सच्ची ऊर्जा उबलने लगी और ज्वार की लहर की तरह ये तेजी से नौयांग दिव्य भट्टी में एकत्रित हो गई। फिर और भी अधिक तेज गति से वह कड़ाई से बाहर निकलकर दूसरी आत्मा शिरा की ओर बढ़ गया। पिछला अध्याय अगला अध्याय बूम। कुछ ही देर बाद तांग हुआन को अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ और सहजता का वह एहसास फिर से प्रकट हुआ। कुछ ही क्षणों में दूसरी आत्मा शिरा साफ हो गई थी। उसने एक और आध्यात्मिक नस खोल दी, वह बहुत तेज थी। तांग हुआन खुशी से पागल हो गया। दूसरी स्पिरिट शिरा वास्तव में पहली से अधिक चौड़ी थी। जैसे जैसे व्यक्ति की सच्ची क्यूई लगातार प्रसारित होती है पहली आत्मा शिरा धीरे धीरे दूसरी आत्मा शिरा के समान आकार की हो जाती है। जब मेरी सच्ची क्यूई पूरी तरह से एकत्रित हो जाएगी तो मैं देखूंगा कि क्या मैं तीसरी आत्मा शिरा प्राप्त कर सकता हूँ। तांग हुआन पूरी तरह आश्वस्त था। लगातार 2 आत्मिक शिराओं से गुजरने से न केवल तांग हुआन को अपनी ताकत बढ़ाने की उम्मीद मिली, बल्कि उसे एक कारीगर बनने के लिए भोर की रोशनी भी मिली। एक सच्चा शिल्पकार बनना न केवल युवा तांग हुआन की इच्छा थी, बल्कि यह उसकी अपनी इच्छा भी थी। उनके दृष्टिकोण से पृथ्वी पर तलवार बनाने वाले इस सम्मान महाद्वीप के लोहारों के बराबर थे। हालांकि शस्त्रशिल्पियों द्वारा परिष्कृत हथियार और भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते थे। पृथ्वी पर वापस आकर उनकी आजीवन इच्छा एक अद्वितीय प्रसिद्ध तलवार को परिष्कृत करने की थी, जिसे युगों युगों तक पारित किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश भले ही इसके कारण उसकी जान चली गई, फिर भी वह जो चाहता था उसे पूरा नहीं कर सका। लेकिन यहाँ तांग हुआन को अपनी इच्छा पूरी होने की संभावना दिखाई दी। इसके अलावा परिशोधक बनने के बाद वह न केवल एक असाधारण तलवार बनाने में सक्षम होगा, बल्कि वह अन्य अद्वितीय कलाकृतियां भी बना सकेगा। जब उसने उन असाधारण प्रसिद्ध उपकरणों के बारे में सोचा जो एक एक करके बनाए जा रहे थे, तो तांग हुआन बेहद उत्साहित हो गया। एट नोवेल बन एट। थोड़ी देर बाद तांग हुआन ने उच्च उत्साह के साथ साधना जारी रखी। पहली और दूसरी स्पिरिट शिराओं को जोड़ने में अधिक समय नहीं लगा, लेकिन दोनों स्पिरिट शिराओं की चौड़ाई समान करने में लगभग 2 घंटे लग गए। तीसरी आत्मा शिरा को तोड़ो। दोपहर हो चुकी थी, इसलिए तांग हुआन ने एक गहरी सांस ली और अपनी 10 उंगलियों से जो हाथ का इशारा किया था उसे एक बार फिर बदल दिया। इस बार प्रक्रिया बहुत कठिन थी, यहाँ तक कि नौयांग दिव्य भट्टी की सहायता से भी जिस गति से जेन क्यूई तीसरे मध्याह्न रेखा के माध्यम से आगे बढ़ी वह अभी भी बहुत धीमी थी। तांग हुआन हतोत्साहित नहीं था, उसकी सच्ची क्यूई लगातार समाप्त हो रही थी और इसकी भरपाई हो रही थी। नौयांग दिव्य भट्टी के अस्तित्व के कारण तांग हुआन की 2 मध्याह्न रेखाओं में सच्ची क्यूई कभी भी पूरी तरह से नहीं टूटती थी और सच्ची क्यूई के निरंतर प्रभाव के तहत तीसरी मध्याह्न रेखा भी धीरे धीरे चिकनी होती गई। समय पानी की तरह बीत गया। पिछला अध्याय अगला अध्याय बूम। शाम को तांग हुआन का पूरा शरीर अचानक कांप उठा। एक दोपहर बीतने के बाद अंततः उसकी तीसरी आत्मा शिरा खुल गई। जैसे ही तांग हुआन ने राहत की सांस ली उसे थकान का गहरा एहसास भी हुआ। हालांकि वह अपनी भावनाओं के बीच प्रकट हुई खुशी को छिपा नहीं सका। उसने 3 आत्मा नसों को खोला। वह एक पहला कदम मार्शल शिष्य माना जा सकता है। अपने शरीर में 3 खुली आत्मा नसों को महसूस करते हुए तांग हुआन अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं सका। उस युवक ने 10 वर्षों तक लगन से प्रशिक्षण लिया था, यहाँ तक कि वह सपने में भी मार्शल शिष्य बनने की इच्छा रखता था। लेकिन अब एक ही दिन में उसने 3 आत्मा शिराओं को खोल दिया था और युवक की इच्छा पूरी कर दी थी। यद्यपि इस शरीर ने आत्माओं को बदल दिया था, तांग हुआन युवाओं की यादों में विलीन हो गया था जो 10 साल से अधिक पुरानी थी। उसकी भावनाएं अनिवार्य रूप से यादों से प्रभावित होंगी। काफी समय के बाद तांग हुआन ने अंततः खुद को शांत किया और स्फूर्तिदायक मेरिडियन की आध्यात्मिक कला की साधना जारी रखी। जब तीनों आत्मा शिराएं क्यूई से भर गई तो तांग हुआन फिर से उज्ज्वल हो गया। इसके तुरंत बाद उसके पेट से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। अंततः उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था।
ऐसा लगता है कि मुझे बेचने के लिए कुछ और हथियार निकालने होंगे। बेचने के लिए कुछ और हथियार निकाले हैं। तांग हुआन खड़ा हुआ और उसने अपनी नज़र आसपास की दीवारों पर लटके हथियारों पर घुमाई। बूढ़े लोहार को न्यूलैंड उग्र लहरें शहर छोड़े 1 महीना हो गया था और वह पीछे छोड़ा हुआ सारा पैसा खर्च कर चुका था। आज सुबह युवक अपना खर्च चलाने के लिए कुछ हथियार बेचना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसे तांग कबीले के शिष्यों से मुलाकात हुई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके शव को दूर स्थित लोहार की दुकान में फेंक दिया गया। अंततः इससे तांग हुआन को लाभ हुआ और उसे एक नया शरीर प्राप्त हो गया। 3 तीखे लंबे ब्लेड चुनने और उन्हें तेल लगे कपड़े में लपेटने के बाद तांग हुआन ने उन्हें अपने कंधों पर रखा और बड़े कदमों से दुकान से बाहर चला गया। ऑनर कॉन्टिनेंट में केवल श्रेणीबद्ध हथियार ही ऊंची कीमत पर बिक पाते थे और उन उच्च श्रेणी के हथियारों को पाना और भी कठिन था। और बिना रैंक वाले हथियार बहुत सस्ते थे। उदाहरण के लिए तांग हुआन के पास जो 3 लंबे ब्लेड थे, यदि वह उन्हें हथियार की दुकान पर ले जाता तो उसका अनुमान था कि वे केवल 2 या 3 स्वर्ण सिक्कों में बिकेंगे, जो कि सामान्य कृषि उपकरणों से अधिक नहीं था। लेकिन अगर यह निम्न श्रेणी का हथियार था तो चाहे इसकी गुणवत्ता कितनी भी खराब क्यों न हो, फिर भी इसकी कीमत कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होगी। हालांकि अब वह इतनी परवाह नहीं कर सकता था, उसे पहले अपना पेट भरना था। 2 या 3 स्वर्ण सिक्कों के साथ वह कुछ समय बचा सकता था और कुछ दिनों के लिए न्यूलैंड उग्र लहरें शहर में रह सकता था। कोई आ रहा है। लोहार की दुकान से बाहर निकलने से पहले ही तांग हुआन चौंक गया और तुरंत मुस्कुरा दिया। 3 आत्मिक शिराओं को खोलने और मार्शल शिष्यों के प्रथम चरण तक पहुंचने के बाद उसकी सुनने की क्षमता में बहुत अधिक सुधार हुआ, जिससे वह आसानी से बाहर से आने वाले कदमों की आवाज़ सुन सकता था। तांग हुआन ने उन्हें सावधानीपूर्वक समझाया कि वहां 3 लोग होने चाहिए। जो लोग लोहार की दुकान की ओर दौड़ रहे थे वे शायद हथियार खरीदना चाहते थे, और यही तो तांग हुआन भी चाहता था। इससे न केवल उन्हें कामकाज में लगने वाला समय बच गया, बल्कि उन्हें हथियार की दुकान के दबाव से भी बचना पड़ा। हथियार भंडार में 3 लंबे ब्लेडों की कीमत केवल 2 या 3 स्वर्ण सिक्कों के बराबर होगी। यहाँ कीमत अधिक हो सकती है। अगले ही पल तांग हुआन ने अपना लंबा ब्लेड निकाला और उसे बगल में लकड़ी की मेज पर रख दिया, फिर बिस्तर के बीच में खड़ा होकर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद लोहार की दुकान के सामने 3 आकृतियां प्रकट हुई। वे 3 युवा थे, सभी की उम्र 16 या 17 वर्ष के आसपास थी। उनमें से प्रत्येक की कमर में एक तलवार लटकी हुई थी। जैसे ही उनकी नजरें एक दूसरे से टकराई, तांग हुआन और तीनों युवक दंग रह गए। ये सब आप ही हैं। एक पल में तांग हुआन को होश आ गया। आग उगलती आंखों से वह क्रोध में उसके सिर के ऊपर की ओर बढ़ा और दांत पीसते हुए लगभग ये शब्द बोल ही पड़ा। आज सुबह युवा तांग हुआन को उसके सामने 3 लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। अब जब उसने उन्हें फिर से देखा तो तांग कबीले के शिष्यों पर गुस्सा होने की युवक की यादें तुरंत हावी हो गई, जिससे तांग हुआन तुरंत दौड़कर उनके पास गया और उन्हें सबक सिखाने का मन किया। भाई हॉन्ग, ये बच्चा बिल्कुल भी मरा नहीं है। कुछ देर तक स्तब्ध रहने के बाद सामने खड़े तीनों लोग भी होश में आ गए थे। काले कपड़े पहने एक किशोर ने हंसते हुए अप्रत्याशित तरीके से तांग हुआन को देखा। वास्तव में जब मनुष्य सस्ते होते हैं तो वे दृढ़ होते हैं। एक और कमजोर सा दिखने वाला युवक भी तांग हुआन के सामने से गुजरा। उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। तुम कुत्ते, तुमने वास्तव में अपने पिता के साथ मृत होने का नाटक करने की हिम्मत की। क्या तुम अब भी पिटने का एहसास चखना चाहते हो? लंबा और मजबूत किशोर, जिसे भाई हॉन्ग के नाम से संबोधित किया गया था, तांग हुआन के सामने 2 कदम आगे रुक गया। वह वास्तव में उससे 1 से लंबा था और ऊपर से तांग हुआन को देख रहा था। तांग हुआन इन 3 लोगों से बेहद परिचित था। जो लंबा और मजबूत किशोर उसके बहुत करीब था उसका नाम तांग हॉन्ग था। काले कपड़े वाले किशोर का नाम तांग जियांग था और दुबले पतले किशोर का नाम तांग जुंजी था। न्यूलैंड उग्र लहरें शहर में 3 महान परिवार थे और तांग परिवार उनमें से एक था। तांग परिवार के कुलपिता तांग तियानरेन के 2 छोटे भाई थे, तांग तियानशी और तांग तियानफेंग। उनमें से तांग हॉन्ग तांग तियानशी का सबसे छोटा बेटा था, जबकि तांग जियांग तांग तियानफेंग का दूसरा बेटा था। जहां तक तांग जुंजी का प्रश्न है, वह भी तांग परिवार का शिष्य था। तांग हुआन की नाजायज संतान के रूप में पहचान तांग परिवार में कोई रहस्य नहीं थी। जब वह छोटा था तब से तांग परिवार के शिष्य अक्सर उसे अपमानित करते और धमकाते थे। तांग हॉन्ग, तांग जियांग और तांग जुंजी उनमें से केवल 3 थे। तांग हुआन ने कसम खाई थी कि जो भी उसे परेशान करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इस वजह से भले ही वह 10 साल में सफल न हुआ हो, उसने कभी भी साधना करना नहीं छोड़ा। हे कुत्ते, तो अब भी मुझे घूरने की हिम्मत रखता है? ठीक है, इस बूढ़े आदमी से अपनी हड्डियों को फिर से आराम दिलाने में मदद लें। तांग हुआन को अपनी ओर घूरते हुए देखकर तांग होंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शार्क खून की गंध सूंघ रही हो। वह मुस्कुराया और फिर अपनी हथेली तांग हुआन के कंधे पर दे मारी। आज सुबह वे सड़क पर तांग हुआन से मिले और हमले की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया। उसे पीट पीट कर मार डालने के कारण तांग होंग और अन्य लोगों को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, इसलिए वे शाम को स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां आए। ये देखकर कि तांग हुआन उसे नीचे देख रहा था, तांग होंग तुरंत निडर हो गया। जैसे ही हथेली ने तांग हुआन के कंधे को छुआ, तांग होंग हंस पड़ा। अपनी 5 उंगलियों का उपयोग करते हुए उसने तांग हुआन को उठाने और उसे बाहर फेंकने के लिए उसी विधि का उपयोग करने की तैयारी की। उसे कुत्ते की तरह कीचड़ में फेंक दिया। लेकिन एक पल के बाद तांग होंग के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। हालांकि उसके पंजे तांग हुआन के कंधों को जकड़ रहे थे, तांग हुआन का शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला। बम! इसके तुरंत बाद तांग होंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पेट पर 1000 किलोग्राम का पत्थर गिर गया हो और उसकी सारी आंतें अनगिनत टुकड़ों में टूट गई हों। एक दयनीय चीख निकालने के बाद उसने अपना पेट पकड़ लिया और पके हुए झींगे की तरह झुक गया। उसका क्रूर चेहरा तुरंत एक गुलदाउदी में बदल गया। तू ये कुत्ता! तांग होंग को इस बात पर विश्वास करना कठिन लगा कि मुट्ठी अभी अभी उसके पेट से निकली थी, लेकिन इससे पहले कि वह जोर से गाली दे पाता, उसके गले से एक तीखी चीख निकली। इसके बाद वह ऊपर तैरा और हवा में कुछ चक्कर लगाया, फिर बादल की तरह दूर फेंक दिया गया। प्लॉप! तांग होंग का भारी शरीर लोहार खाने के बाहर सड़क पर गिर पड़ा और कीचड़ चबाने लगा। ये क्या चल रहा है? क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं?
तांग जियांग और तांग जुनजी मूल रूप से एक तरफ खड़े होकर एक अच्छा शो देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अंत में ऐसा दृश्य देखने की उम्मीद नहीं की थी। एक क्षण के लिए तो दोनों इतने सदमे में आ गए कि उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। तांग हुआन छत के नीचे खड़ा था और आश्चर्य और खुशी से अपने दाहिने हाथ को देख रहा था। वह तांग होंग युवा तांग हुआन के समान ही उम्र का था, लेकिन एकमात्र अंतर यह था कि तांग होंग ने पहले ही 5 आत्माशिराएं खोल दी थीं। अतीत में जब वह तांग होंग से मिला था तो उसे केवल पीटा गया था। इस बार तांग हुआन ने वास्तव में तांग होंग को कष्ट देने के लिए बुरी तरह पीटे जाने का जोखिम उठाने का इरादा किया था। हालांकि आज उसने 3 आत्मिक शिराएं खोल ली थीं और प्रथम चरण का मार्शल शिष्य बन गया था, फिर भी उसके और तांग होंग के बीच 2 आत्मिक शिराओं का अंतर था और उसे नहीं लगता था कि वह तांग होंग को हरा सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक ही मुक्का मारकर तांग होंग को इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचा देगा। उई वाह! तांग होंग को अंततः होश आया। उसने अपने मुंह में भरी रेत थूक दी और वापस ऊपर चढ़ते समय लुढ़क गया। न केवल उसकी नाक से खून बह रहा था, बल्कि उसके 2 दांत भी टूट गए थे। तुम मौत को दावत दे रहे हो कुत्ते! तांग होंग शर्मिंदगी से गुस्से से चिल्लाया। किंग की ध्वनि के साथ उसकी कमर पर बंधी तलवार बाहर आ गई। फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उसने सोचा था कि तांग हुआन विरोध करेगा, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। एक साधारण व्यक्ति का जवाबी हमला उसे डराने में पूरी तरह से असमर्थ था, जिसे मार्शल शिष्यों के रूप में पदोन्नत किया जाने वाला था। हालांकि घटनाओं के अचानक मोड़ ने उन्हें कठिन समय दिया। दरअसल उसे उस व्यक्ति ने पीटा था जो कई वर्षों से उसे परेशान कर रहा था। इस समय तांग होंग को अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई और उसकी गुस्से भरी आंखों से आग उगलने लगी। वह अपने सामने खड़े व्यक्ति के चेहरे को लगभग टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। कुछ ही कदमों में तांग होंग अपने पेट में दर्द को सहन करने में सक्षम था और तलवार की एक लहर के साथ वह तांग हुआन के सामने पहुंच गया। उल्का हथौड़ा! तांग होंग लाल आंखों के साथ दहाड़ा। उसने अपना हाथ लहराया और उसके हाथ में तलवार एक लोहे के हथौड़े की तरह थी जो सीधे तांग हुआन के चेहरे पर फेंकी गई थी। यह वास्तव में एक उल्का के समान तेज थी, जिससे ध्वनि का एक विस्फोट हुआ। यद्यपि इस उल्का हथौड़ा में हथौड़ा शब्द था, लेकिन यह हथौड़ा तकनीक नहीं थी, इसके बजाय यह एक तलवार कला थी। तांग कबीले के निम्न श्रेणी के युद्ध कौशलों में उल्का हथौड़ा को काफी अच्छा माना जा सकता है। इसकी सबसे खास विशेषताएं थीं भारी और तेज शब्द। तलवार हथौड़े जितनी भारी थी और तलवार की गति टूटते तारे जितनी तेज थी। तांग होंग ने कई वर्षों से उल्का हथौड़ा का अभ्यास किया था और इस निम्न स्तर के युद्ध कौशल का सार सीख लिया था। अपने पिछले जीवन में तांग हुआन ने कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं की थी और इस दुनिया में अपने पुनर्जन्म के बाद उसके पास अपने युद्ध कौशल को विकसित करने का समय नहीं था। यद्यपि तांग हुआन ने मूर्ति की कला सीख ली थी, लेकिन उसमें कोई शक्ति नहीं थी और उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी से अपनी मूर्ति से लड़ना मूल रूप से असंभव था। यह देखकर कि तांग होंग की तलवार खतरनाक तरीके से आ रही थी, तांग हुआन अपरिहार्य रूप से घबरा गया। हालांकि उसके पास आगे सोचने का समय नहीं था। वह जल्दी से लकड़ी की मेज के किनारे चला गया, जबकि तांग होंग तेजी से बड़े कदम आगे बढ़ा। तांग हुआन को तलवार से निकलने वाली ठंडी क्यूई का हल्का सा एहसास हुआ। उसके शरीर के सारे रोम छिद्र खड़े हो गए। तांग होंग इस समय घबराया हुआ और हताश था। उसने अपने हथियार का इस्तेमाल किया था और बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई थी। मेज पर पड़े लंबे ब्लेड को देखते हुए तांग हुआन चिंतित हो गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तांग होंग की तलवार को रोकने के लिए उसे पकड़ लिया। जिस क्षण उसने ब्लेड की मूठ पकड़ी, तांग हुआन ने महसूस किया कि उसके शरीर में 3 आध्यात्मिक नसों में सच्ची क्यूई प्रवाहित हो रही है, जो जल्दी से 9 यांग दिव्य भट्टी में परिवर्तित हो रही है और फिर एक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह कड़ाई से बाहर निकल रही है। एक पल में यह उसकी बाह के माध्यम से ब्लेड के शरीर में प्रवाहित हो गई। एक क्षण में ही ब्लेड पर गिर पड़ा। क्लैंक! धातु के टकराने की स्पष्ट आवाज गूंजी। तलवार तुरंत एक ओर घूम गई। तांग होंग भी लड़खड़ाते हुए कुछ कदम आगे बढ़ा। सच्ची क्यूई! अपने शरीर को स्थिर करने के बाद तांग होंग ने जब अपना मुंह खोला तो वह अतुलनीय रूप से हैरान रह गया। जब ब्लेड और तलवार टकराई तो उसने महसूस किया कि एक बहुत बड़ा बल उसके अंदर घुस गया। उसकी हथेली सुन्न हो गई। तलवार लगभग उसके हाथों से गिर गई। लेकिन एक पल के सदमे के बाद तांग होंग का चेहरा और भी भद्दा हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतना अहंकारी होने की हिम्मत की। उसके पास वास्तव में सच्ची ऊर्जा है। ऐसा लगता है कि आज आपने अपनी पहली आत्मा नस को तोड़ दिया है। हालांकि क्या आपको लगता है कि आप थोड़ी सी सच्ची क्यूई के साथ लाओजी को चुनौती दे सकते हैं? कुत्ते, लेट जा! अपने मुंह से चिल्लाते हुए तांग होंग ने अपनी कलाई को झटका और उसके हाथ में एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी, क्योंकि लंबी तलवार ने एक बहुत ही मुश्किल कोण से तांग हुआन की बाई कमर की ओर वार किया। इस एक प्रहार ने निम्न श्रेणी के युद्ध कौशल मेटियोर हैमर की पूरी क्षमता को सामने ला दिया। यह न केवल अत्यंत शक्तिशाली था, बल्कि बिजली की तरह तेज भी था। अभी जब उसने सफलतापूर्वक हमले को रोक दिया तो तांग हुआन भी आश्चर्यचकित था। इससे पहले कि वह होश में आ पाता, उसने तांग होंग की अत्यंत भयंकर तलवार देखी। तांग हुआन का दिल धड़कने लगा। तलवार की ताकत बहुत तेज थी। लगभग तांग होंग के हमले के क्षण में तेज तलवार की हवा उसकी कमर तक पहुंच गई थी, मानो वह उसके कपड़े काटने जा रही हो। पिछला अध्याय विषय सूची। जब ऐसा हुआ तो तांग हुआन के पास सोचने का समय नहीं था। वह दहाड़ा और तांग होंग के ब्लेड को चकमा नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ में ब्लेड पहले से ही उठा हुआ था और 1.5 मीटर लंबा ब्लेड तुरंत तांग होंग के सिर की ओर वार किया। उस महत्वपूर्ण क्षण में तांग हुआन ने सहज रूप से मौत तक लड़ने का फैसला किया। हरामी! ये देखकर तांग होंग ने जोर से डांटा। यदि वह अपनी तलवार घुमाता तो वह निश्चित रूप से तांग हुआन की कमर में एक बड़ा छेद कर सकता था, लेकिन तांग हुआन का वार उसके सिर को 2 टुकड़ों में विभाजित कर सकता था। वह अभी भी युवा था और उसके पास असीम संभावनाएं थीं, इसलिए वह तांग हुआन के साथ मरना कैसे सहन कर सकता था? तांग होंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के चकमा देते हुए तलवार की दिशा बदल दी और ब्लेड की ओर वार किया। क्लैंग! ब्लेड और तलवार एक बार फिर टकरा गए। एट नोबल बन अटैक!
तांग होंग ने आह की आवाज निकाली। उसके हाथ सुन्न और दर्द से भरे हुए थे और वह तलवार को पकड़ नहीं पा रहा था और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले तांग हुआन ने जल्दबाजी में हमला किया था, लेकिन इस बार तांग हुआन अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहा था, इसलिए हमले के पीछे की शक्ति स्वाभाविक रूप से अतुलनीय थी। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो तांग जियांग और तांग जुंजी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। आपकी झेंकी। तांग होंग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह गुस्से और सदमे में तांग हुआन को घूर रहा था। अभी जब ब्लेड और तलवार टकराई थी तो उसने एक बार फिर तांग हुआन की असली क्यूई को महसूस किया था। इसके अलावा पिछली बार की तुलना में यह अनुभूति अधिक स्पष्ट थी। तांग होंग को जो बात और भी अधिक अकल्पनीय लगी वह यह थी कि तांग हुआन की जन्मजात क्यूई प्रथम श्रेणी के मार्शल शिष्यों की सीमा तक पहुंच गई थी। एक 16 वर्षीय प्रथम चरण मार्शल शिष्य बहुत आम बात थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हालांकि तांग हुआन सुबह में स्पष्ट रूप से एक साधारण व्यक्ति था, वह वास्तव में शाम को एक बहुत शक्तिशाली प्रथम चरण मार्शल शिष्य बन गया। तांग हुआन ने इतने सालों तक साधना की थी, लेकिन आज उसने अचानक एक आत्मा नस खोल दी, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी। वह एक ही दिन में 3 या 4 या 5 नसें कैसे खोल सकता था? केवल एक दिन में तांग हुआन की सच्ची क्यूई उससे भी अधिक मजबूत हो गई थी, जो कई वर्षों से साधना कर रहा था। पिछली बार तो सब ठीक था, लेकिन दूसरी बार जब उसने अपनी सारी क्यूई का उपयोग कर लिया तो न केवल वह तांग हुआन के ब्लेड को विक्षेपित करने में असफल रहा, बल्कि उसने तांग हुआन की तलवार को भी उड़ा दिया। क्या तमाशा चल रहा है? तांग हुआन ने अपना मुंह चौड़ा खोला और यह विचार अनियंत्रित रूप से उसके दिमाग में कौंध गया। अपने आश्चर्य के विपरीत तांग हुआन बहुत खुश था। बिना रुके उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और बेरहमी से तांग होंग की छाती पर मुक्का मारा। जब तांग होंग को होश आया तो वह समय रहते बच नहीं सका था। बम! तांग हुआन की मुट्ठी अपने निशाने पर लगी और असली ऊर्जा एक बार फिर बाहर आ गई। तांग होंग को मुक्के से उड़ा दिया गया और फिर वह कटी हुई पतंग की तरह कुछ मीटर दूर जमीन पर जा गिरा। हालांकि इस बार वह तुरंत नहीं उठे। वह जमीन पर लेटा हुआ अपनी छाती को पकड़े हुए कराता रहा। भाई होंग! ये देखकर तांग जियांग और तांग जुनजी खुद को रोक नहीं पाए और चीख पड़े और जल्दी से तांग होंग के पास पहुंचे। जैसे ही वे उसे उठाने वाले थे उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तांग हुआन ने तांग होंग को पराजित करने के बाद वास्तव में उनकी ओर दौड़ा। चलो एक साथ हमला करें। तांग जियांग और तांग जुनजी एक ही समय में आश्चर्यचकित और क्रोधित थे। एक दिन से भी कम समय में वह व्यक्ति जिसे जन्मजात क्यूई वाले व्यक्ति को हराने के लिए अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी, इतना शक्तिशाली हो गया था कि यहाँ तक कि तांग होंग, जिसने उसकी 5 आत्मा शिराओं से संपर्क किया था, अपने हथियार का उपयोग करने के बाद बुरी तरह से जमीन पर लेट गया। उन दोनों के पास केवल 4 स्पिरिट वेन थे और वे 1 वर्सेस 1 में उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। इस समय केवल उन दोनों के साथ मिलकर काम करने पर ही उनके जीतने की संभावना होगी, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि जीत की संभावना केवल उनकी कल्पना में ही थी। प्लॉप प्लॉप! कुछ ही देर बाद एक के बाद एक 2 आकृतियां तांग होंग के पास गई। एओ एओ! वे लगातार चिल्ला रहे थे जबकि उनकी तलवारें जमीन पर गिर गई थीं। तुम कुत्ते, तुम! तांग होंग, जो आखिरकार अपनी सांस संभालने में कामयाब हो गया था, जब उसने ये दृश्य देखा तो वह और भी क्रोधित हो गया। जब उसे एहसास हुआ कि तांग हुआन उसके सामने आ गया है तो उसने अवचेतन रूप से जोर से कोसा। लेकिन इससे पहले कि वह शब्द उसके गले से निकलते, एक सफेद कपड़े से ढका काला जूता उसके चेहरे पर आ गिरा। जूतों के तले में चिपकी रेत के कारण न केवल उसके चेहरे पर दर्द हो रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसका सिर भी भारी ठोकर से फट जाएगा। तुम कूड़े के टुकड़े हो। तुम अपने कुत्ते के मुंह से वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं निकाल सकते। तुम इतना अहंकारी होने का साहस करते हो। तांग हुआन ने अपने पैरों में कुछ ताकत लगाई और अंततः अपने मुंह से गुस्से का एक बड़ा शब्द निकाल दिया। अरे कुत्ते, मुझ में अहंकार करने की क्षमता है, तुझमें क्या है? अगर तुम जीत भी गए तो क्या हुआ? क्या अब भी तुम मुझे मारने की हिम्मत रखते हो? तांग होंग द्वारा इस हद तक अपमानित और क्रोधित होने के कारण उसका चेहरा सूजकर सुअर के जिगर के रंग का हो गया था और वह पागलों की तरह गालियां दे रहा था। यह सही है, अगर हम उसे 100 हिम्मत भी दे तो भी वह हमारा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसमें हमें मारने की हिम्मत नहीं है। टैंग जियांग और टैंग जुनजी भी टैंग हुआन को घूर रहे थे। उनकी चोटें तांग होंग जितनी गंभीर नहीं थी, लेकिन फिर से कुचले जाने से बचने के लिए उनमें उठने की हिम्मत नहीं थी। ये सच है कि मैं अभी आप सभी को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता, हालांकि आपको दंडित करने के बहुत सारे तरीके हैं। तांग हुआन ने उपहास किया। उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उदाहरण के लिए, पहले अपने सारे कपड़े उतार दो और फिर एक मादा सुअर से बांध दो। यह क्या है? सुअर नाइट? अस्क ऑन अ कॉन्टिनेंट के इतिहास में पहला, दूसरा और तीसरा सुअर नाइट। क्या शानदार शीर्षक है! तुम्हारी हिम्मत! तांग होंग का चेहरा पीला पड़ गया। वह जोर से चिल्लाया। तांग जियांग और तांग जुनजी के चेहरे पर भी पीलापन आ गया, क्योंकि वे एक मादा सुअर की पीठ पर सवार होने के दृश्य के बारे में सोच रहे थे और वे कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। यदि तांग हुआन ने वास्तव में ऐसा किया तो वे तुरंत नुलैंड उग्र लहरें शहर में हंसी का पात्र बन जाएंगे और भविष्य में उन्हें दूसरों का सामना किस मुंह से करना होगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं हिम्मत कर सकता हूँ? तांग हुआन नीचे बैठ गया और मुस्कुराते हुए तांग होंग के चेहरे को थपथपाया। तांग होंग अपना सिर उठाकर देखने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि तांग हुआन हर तरफ मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान का कोई निशान नहीं था। उसने सचमुच साहस किया। तांग होंग कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसके मुंह से निकलने वाली गालियां अब और नहीं निकल पा रही थीं। उसने बलपूर्वक उन्हें वापस निगल लिया। उसकी आंखों से भय झलक रहा था। तांग हुआन, हम सब भाई हैं, तुम इतने निर्दयी क्यों हो? तांग जियांग को होश आ गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी लाडली और सूखी हंसी हंस दी। भाई, मेरा तुम्हारे जैसा कोई बेकार भाई नहीं है, तांग हुआन ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा। फिर खड़े होकर तांग होंग के चेहरे पर थपथपाया। चलो शुरू करते हैं। क्या तुम इसे खुद उतारना चाहते हो या मैं उतारूं? तांग हुआन, हम इस विषय पर बात कर सकते हैं, तुम। तांग जियांग ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी और स्पष्ट दृष्टि से तांग जुनजी और तांग होंग की ओर देखा।
हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, तांग होंग को अचानक ऊपर उठा लिया गया। चीला चीला। कुछ ध्वनियों के बाद तांग होंग पहले से ही चिकना और साफ था। अपने शरीर पर ठंडी हवा का एहसास होते ही तांग होंग को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। एक बलात्कार पीड़ित युवती की तरह उसने अपने शरीर को जकड़ लिया और चीखने लगा। तांग हुआन हंसने लगा और उसके हाथ लगातार चलते रहे। कुछ ही समय बाद तांग जियांग और तांग जुंजी तांग होंग जैसे हो गए। वे तीनों एक दूसरे से लिप गए। उनके चेहरे शर्म और आक्रोश से लाल हो गए थे। दो जोड़ी आंखें उन तीनों पर घूम रही थीं। तांग हुआन ने तिरस्कार से अपने होठों को सिकोड़ा। उसके लंबे ब्लेड ने उन तीनों के सफेद नितंबों पर थप्पड़ मारे और चिढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम लोग अब भाग सकते हो। अपनी छोटी छोटी बातों के बल पर आप लोगों को स्वरों की सवारी करवाना स्वरों का अपमान करना है। तांग हुआन, मैं तुम्हारे साथ अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। तांग होंग के आत्मसम्मान को एक बार फिर ठेस पहुंची। उसका चेहरा हरा और लाल हो गया था और वह अब किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकता था। वह अपने दांतों को भींच रहा था और गुस्से से दहाड़ रहा था। तांग हुआन ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी हो और खुद से बुदबुदाया, ये काफी नहीं है, मुर्गियां अभी भी ठीक होंगी, या फिर मैं 3 मुर्गियां ढूंढकर उनमें से एक को वहां बांध दूंगा। जल्दी करो। जब तांग जियांग और तांग जुंजी ने यह सुना तो उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण अंगों को छिपाने की जहमत नहीं उठाई और तांग होंग को अपने बाएं और दाएं घसीटते हुए दूर भाग गए। अंततः उसने अपना गुस्सा निकाल ही दिया। तांग हुआन खिलखिलाकर हंसा। उसकी हंसी सुनकर तांग होंग और अन्य 2 और भी तेजी से भागे और थोड़ी देर में वे कोने के आसपास गायब हो गए। ये सबक उनके लिए जीवन भर अविस्मरणीय रहेगा। लेकिन हंसने के बाद तांग हुआन का चेहरा गंभीर हो गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे तीनों तांग परिवार में कैसे लौटे। वह अब इस बारे में सोच रहा था कि भविष्य में क्या होगा। तांग होंग, तांग जियांग और तांग जुंजी सभी को इस तरह अपमानित किया गया। वे इसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकते थे? कम से कम 1 या 2 दिन, कम से कम 4 या 5 दिन। तांग हुआन को पहले से ही इसकी उम्मीद थी जब उसने उन्हें अपमानित किया था। वह इस बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। बूढ़ा लोहार नुलैंड उग्र लहरें शहर छोड़ने से पहले उसके लिए कुछ छोड़ गया था। बूढ़ी लोहार के अनुसार जब तक वह दुनिया के सबसे मजबूत लोगों से नहीं मिलता तब तक वह चीज उसे इस कठिन परिस्थिति से निकलने में मदद कर सकेगी। तांग हुआन का मानना था कि बूढ़ा लोहार कभी भी ऐसी बात का मजाक नहीं उड़ाएगा। उसने पहले से ही कोई रास्ता सोच लिया था। यदि वह सचमुच नुलैंड उग्र लहरें शहर में और नहीं रह सकता था तो वह वहां चला जाता। ओनो महाद्वीप के ऊपर 3 महान साम्राज्य थे, ग्रेट टैंग, मोयुन और शेरोन। नुलैंड उग्र लहरें शहर महान तांग साम्राज्य के पूर्वी तट की सीमा पर स्थित था। नुलैंड उग्र लहरें शहर से हजारों मील पश्चिम में स्वर्गीय फोजिंग शहर था जो 3 देशों के बीच की सीमा पर स्थित था। हेवनली फोजिंग सिटी ओनो महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर था और इसकी स्थिति असाधारण थी, इसलिए ये 3 महान साम्राज्यों में से किसी एक से संबंधित नहीं था। तांग कबीले को नुलैंड उग्र लहरें शहर में एक बड़ा कबीला माना जाता था, लेकिन उन्होंने वहां जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। उसके विचार से वह तांग होंग और अन्य 2 को मार डालना चाहेगा जिन्होंने उसे इतने सालों तक परेशान किया था। उसने हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि वह तांग कबीले के साथ इतनी जल्दी मौत की लड़ाई नहीं करना चाहता था। हालांकि एक दिन वह तांग कबीले के उन सभी सदस्यों को जिन्होंने उसे परेशान किया था वह सजा दिलवाएगा जिसके वे हकदार थे, विशेष रूप से उस दुष्ट महिला को। तांग हुआन ने बहुत जल्दी अपना दिल शांत कर लिया। अपने 3 लंबे ब्लेड लेकर वह दुकान बंद करके चला गया। लोहार की दुकान नुलैंड उग्र लहरें शहर के उत्तरी भाग में स्थित थी। यह एक सुदूर स्थान पर स्थित था, निकटतम घर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर। इसमें आधे घंटे से अधिक समय लगेगा। अंत में तांग हुआन अंधेरे में लोहार की दुकान पर वापस आ गया। भरपेट खाने के बाद उसने एक बोरी चावल और कुछ व्यंजन खरीदे जिन्हें कुछ दिनों तक रखा जा सकता था, लेकिन फिर उसके पास सोने के सिक्के समाप्त हो गए। दुकान के पीछे एक छोटा सा आंगन था जिसके दोनों ओर 2 कमरे थे, एक बूढ़े लोहार के लिए और दूसरा उसके लिए। कमरे में प्रवेश करने और मोमबत्तियां जलाने के बाद तांग हुआन ने सबसे पहला काम यह किया कि बिस्तर के पास की अलमारी से एक जेड जैसा दिखने वाला टुकड़ा निकाला। कमरे में प्रवेश करने और मोमबत्तियां जलाने के बाद मैंने जो किया वह यह था कि बिस्तर के पास की अलमारी से एक ऐसा टुकड़ा निकाला जो जेड के टुकड़े जैसा दिख रहा था। यह चमकीला लाल रंग का, लगभग 3 अंगुल चौड़ा और 3 इंच लंबा था। जेड पट्टिका के सामने की ओर इस दुनिया के संप्रदाय शब्द को बनाने वाली रेखाएं और उसके चारों ओर के अक्षर पीले गुलाब के फूलों की तरह थे। पीछे की ओर की रेखाएं थोड़ी अधिक जटिल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार, चाकू और हथौड़ा एक दूसरे को काट रहे हों। ब्लेड, तलवार और हथौड़े के नीचे एक धधकती हुई ज्वाला थी। यह जेड टोकन बूढ़े लोहार द्वारा छोड़ा गया था। बूढ़े लोहार के अनुसार जब उसे कोई खतरा महसूस होता तो वह जोर से जोंग शब्द दबाता तो चमत्कार हो जाता। अतीत में युवक ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब तांग हुआन को लगा कि बूढ़े लोहार की पहचान उतनी सरल नहीं थी जितनी वह दिखाई देती थी। युवक तांग हुआन की यादों के अनुसार बूढ़ा लोहार लगभग हर बार नुलैंड उग्र लहरें शहर छोड़ देता था। युवक ने बूढ़े लोहार के ठिकाने के बारे में भी पूछा था, लेकिन बूढ़े लोहार ने हमेशा अंत में विषय बदलने की कोशिश की थी। उसका ठिकाना रहस्यमय था और वह उनमें से केवल एक था। दूसरा, यह अजीब जेड टैबलेट था। यदि बूढ़ा लोहार वास्तव में एक साधारण निम्न स्तर का लोहार था तो उसके लिए तांग हुआन को यह बताने में इतना आत्मविश्वास होना असंभव होगा कि इतनी छोटी जेड टैबलेट उसे किसी भी खतरे से उबरने में मदद कर सकती है। चाहे कुछ भी हो, मुझे जल्दी करना होगा और प्रशिक्षण लेना होगा। तांग हुआन ने बड़बड़ाते हुए जेड की गोली को वापस अपनी छाती में रख लिया। अपने मन को शांत करने के बाद उन्होंने स्फूर्तिदायक मेरिडियन स्पिरिट आर्ट की साधना शुरू की। शाम को प्राप्त हुई जीत से तांग हुआन का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे पहले 2 आत्मिक शिराओं को तीसरे स्तर तक भी पहुंचने देना था। इसके बाद वह अपने युद्ध कौशल का प्रशिक्षण लेगा और अपनी ताकत बढ़ाएगा। जब वह अपनी साधना से जागा तो उसकी खिड़की के बाहर भोर हो चुकी थी। एक रात बीतने के बाद तीनों आत्मा शिराएं पहले की तरह चौड़ी हो गई। दूसरी स्पिरिट शिरा को खोलने में पहली स्पिरिट शिरा को खोलने में लगभग 2 घंटे लग गए।
तीसरी आत्माशिरा को खोलने के बाद पहली 2 आत्माशिराओं को खोलने में पूरी रात लग गई और ऐसा लगता है कि भविष्य में जब भी मैं दूसरी आत्माशिरा को खोलूंगा मुझे अधिक से अधिक समय बिताना होगा। जब मैं 9वीं स्पिरिट शिरा तक पहुंचता हूं तो पहले 8 स्पिरिट शिराओं को खोलने में 10 दिन या यहाँ तक कि दर्जनों दिन लग सकते हैं, तांग हुआन ने सोचा। ये सामान्य बात थी, आत्माशिरा को चौड़ा करने की कठिनाई वास्तव में बढ़ रही थी। डॉक्टर फ्रॉम की यादों के अनुसार कुछ लोग आधा साल बिताने के बाद भी 9वीं स्पिरिट नस को पूरी तरह से खोलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। दर्जनों दिन यथासंभव कम समय में व्यतीत किए गए। अब जब मैं उस मूर्ति कला का अभ्यास कर रहा हूं तो मुझे आश्चर्य है कि यह कितना प्रभावी होगा। 3 आत्माशिराओं में उमड़ती हुई सहज क्यूई को महसूस करते हुए तांग हुआन आगे बढ़ने के लिए तैयार था। वह बुदबुदाया और बिस्तर से नीचे कूद पड़ा तथा उत्तेजना में आंगन से बाहर भाग गया। भटकते ड्रैगन की 9 तकनीकें। ये 4 शब्द तांग हुआन के दिमाग में कौंधे और उनसे जुड़ी यादें तुरंत ही उभर आई। ये भटकते ड्रैगन की 9 तकनीकें तांग हुआन द्वारा कल इस्तेमाल किए गए उल्का हथौड़ा के समान थी। ये भी एक निम्न स्तर का युद्ध कौशल था जो बूढ़े लोहार ने उसे कुछ साल पहले सिखाया था। पिछले कुछ वर्षों से युवक तांग हुआन लगभग हर दिन इस तकनीक का अभ्यास करता था। इस तरह की मूर्ति तकनीक पहले से ही उनकी आत्मा की गहराई से अंकित थी। एट नॉवल बन एट दुर्भाग्यवश वह अभी भी अपनी आत्मा की नसों को खोलने में सक्षम नहीं था। सच्ची क्यूई के बिना चाहे वह भटकते ड्रैगन राजा की 9 शैली का कितना भी अच्छा अभ्यास क्यों न कर ले, वह इस युद्ध कौशल की शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होगा। अधिक से अधिक वह केवल अपने शरीर को मजबूत कर सकेगा। पहला कदम, तैरता हुआ ड्रैगन शरीर। तांग हुआन का शरीर हिला और उसने भटकते ड्रैगन की 9 तकनीकों की पहली चाल का इस्तेमाल किया, जैसे कि वह अभी जागा हो और अपने शरीर को खींच रहा हो, अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को खींच रहा हो। पिछला अध्याय, विषय सूची। एक क्षण के बाद तांग हुआन ने धीमी आवाज में हौंकते हुए कहा। उसका चेहरा सुखद आश्चर्य से भर गया। अभी अभी उसके शरीर की एक हरकत के साथ उसके मन में 9 यांग दिव्य भट्टी तेजी से घूमने लगी और फिर उसके शरीर में सच्ची ऊर्जा मुक्केबाजी तकनीक के साथ तेजी से घूमने लगी। जब उन्होंने स्विमिंग ड्रैगन स्प्रेडिंग बॉडी चाल का प्रयोग किया तो उनकी मूर्ति तुरंत शानदार हो गई। यह भावना पहले कभी नहीं आई थी। इससे पहले हालांकि वह मूर्ति तकनीक की सभी चालों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम था, वह केवल रूप का उपयोग कर सकता था, आत्माशिरा की भावना का नहीं। हालांकि तांग हुआन ने अभी जो रूप और स्वरूप इस्तेमाल किया था वह आकार और भावना दोनों में था। झेंकी के साथ चीजें वास्तव में अलग है। तांग हुआन को होश आया और वह उत्साहित हो गया। उन्होंने तुरंत दूसरी शैली सॉरी ड्रैगन स्विलिंग वेव और फिर तीसरी शैली ट्रेवलिंग ड्रैगन सी और चौथी शैली स्विमिंग ड्रैगन ड्रैगन इन वाटर का प्रदर्शन किया। 9वीं चाल तक उड़ता हुआ ड्रैगन आकाश की ओर बढ़ता है। तांग हुआन का शरीर तैरते हुए ड्रैगन जैसा था, उसकी हरकतें निरंतर थीं, मानो बहता पानी हो। तांग हुआन द्वारा भटकते ड्रैगन राजा की 9 तकनीकों का पूरी तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था। खासकर जब आसमान में उड़ते ड्रैगन का अंतिम रूप निष्पादित किया गया तो तांग हुआन हवा में तैरते एक ड्रैगन की तरह था। उसका पूरा शरीर एक उड़ते हुए बादल की तरह था और वह जमीन पर गिरने से पहले लगभग 10 मीटर तक हवा में घूमता रहा। उसी समय एक जोरदार मुक्का मारकर वह आंगन के किनारे स्थित एक विशाल चट्टान पर जा गिरा। बम, पत्थर हिल गया। तांग हुआन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और लगातार फुफकारने लगा। यद्यपि उसने उस हमले में सच्ची ऊर्जा का उपयोग किया था, फिर भी उसकी दाहिनी मुट्ठी में दर्द और शून्यता महसूस हुई। हालांकि जब उसने पत्थर पर लंबी और संकरी दरार पर नजर डाली तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और तुरंत दर्द को भूल गया। यदि वह किसी अन्य आत्माशिरा को जोड़ दे तो वह निश्चित रूप से एक मुक्का से चट्टान को चकनाचूर करने में सक्षम हो जाएगा। 9 यांग दिव्य भट्टी वास्तव में जादुई है। अपनी नजरें हटाते हुए तांग हुआन ने अपनी मुट्ठी पकड़ी और हल्की सांस छोड़ी। उसका दिल भावनाओं से भर गया। यदि 9 यांग दिव्य भट्टी का मार्गदर्शन न होता तो भले ही तांग हुआन पहले से ही ड्रैगन ट्रेवलिंग 9 की 9 चालों से परिचित था, फिर भी वह इतनी जल्दी तकनीक की गहराई में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर पाता। मुझे आश्चर्य है कि क्या अन्य युद्ध कौशल विकसित करने से भी यही प्रभाव पड़ेगा। दुर्भाग्य से जब बूढ़े लोहार ने देखा कि युवक की प्रतिभा अच्छी नहीं थी तो उसने उसे इनविगोरेटेड मेरिडियन की आध्यात्मिक कला और भटकते ड्रैगन की 9 तकनीकें सिखाई तथा उसे कोई अन्य युद्ध कौशल नहीं सिखाया। अन्यथा वह अभी भी इसका प्रयास जारी रख सकता है। पलक झपकते ही तांग हुआन ने अपने मन को फिर से एकाग्र किया और एक ही सांस में लगातार 3 बार 9 शैली ड्रैगन ट्रेवलिंग फिस्ट का अभ्यास किया। तभी उन्होंने इसे बंद कर दिया और जब उन्होंने इसे शुरू किया था तब की तुलना में अब वे इसमें और भी अधिक निपुण हो गए हैं। यह सही नहीं है। तलवार के साथ भटकते ड्रैगन की 9 शैली का प्रयोग अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। तांग हुआन को अचानक एक विचार आया। इससे पहले जब उसके पास कोई सच्ची क्यूई नहीं थी तो तांग हुआन को यह सही नहीं लगा, लेकिन अब जब उसने 3 आत्मिक शिराओं को तोड़ दिया था और अपनी मूर्ति तकनीक का उपयोग किया था तो उसके शरीर में सच्ची क्यूई का संचार जारी रहा, जिससे तांग हुआन को एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगता था मानो वह जो भी कदम उठाता वह लालसा से भरा होता था और जितना अधिक वह अभ्यास करता यह भावना उतनी ही प्रबल होती जाती थी। क्या ये हो सकता है कि यह मूर्ति कला नहीं बल्कि तलवार कला है? बूढ़े लोहार ने देखा कि वह इसके लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए उसने तलवार कला को मूर्ति कला के रूप में सिखाया और इसे केवल शरीर को मजबूत करने के लिए सिखाया। 1 सेकंड में तांग हुआन ने तुरंत तलवार निकाल ली। तैरता हुआ ड्रैगन शरीर। तांग हुआन के हाथ में तलवार कांपने लगी। एक अजीब सी दिशा में चलते हुए उसने उसे धीरे से बाहर निकाला। यह ऐसा था जैसे कोई विशालकाय अजगर अपनी नींद से जागकर आलस से अपना शरीर तान रहा हो, लेकिन ड्रैगन तो ड्रैगन ही था। भले ही वह आलसी हो, फिर भी उसके अंदर एक जानलेवा इरादा छिपा हुआ था जो पहली शैली की अवधारणा से पूरी तरह मेल खाता था। यह वास्तव में एक तलवार कला है। तांग हुआन परमानंद था। उसने तुरंत अपनी तलवार की मुद्रा बदल दी और भटकते ड्रैगन की 9 तकनीकें उड़ते ड्रैगन, तैरते ड्रैगन महासागर, तैरते ड्रैगन नदी, तैरते ड्रैगन नदी का इस्तेमाल किया। उड़ता हुआ ड्रैगन आकाश में उड़ता है। तलवारबाजी की एक तकनीक समाप्त करने के बाद तांग हुआन को संतुष्टि महसूस हुई। अब उसे और अधिक की चाहत नहीं रही।
इसके अलावा मूर्तिकला को तलवार कला में बहाल करने के बाद भटकते ड्रैगन के 9 कदम की शक्ति 2 गुना से भी अधिक बढ़ गई थी। तांग हुआन का मानना था कि इस युद्ध कौशल के साथ भले ही 3 तांग होंग और अन्य लोग उस पर हमला करने के लिए हाथ मिला लें, फिर भी उसके पास जीतने का बड़ा मौका होगा। तांग हुआन की रुचि जागृत हुई और उसने एक बार फिर भटकते ड्रैगन की 9 तकनीकों का अभ्यास किया। डिंग। थोड़ी देर बाद तांग हुआन की तलवार से आखिरी चाल निकली। तलवार की नोक तीर की तरह विशाल शिलाखंड की ओर बढ़ी, लेकिन अगले ही पल एक धमाका की आवाज आई। तलवार ने विशाल शिलाखंड पर एक छोटा सा छेद कर दिया था और तलवार की धार वास्तव में 2 भागों में विभाजित हो गई थी। ये गुणवत्ता वास्तव में बहुत बुरा। टूटी हुई तलवार के टुकड़े को देखकर तांग हुआन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उस क्षण तांग हुआन के मन में विचार आया, मैं पहले से ही प्रथम श्रेणी का मार्शल शिष्य हूँ। अगर मैं सच्ची क्यूई की साधना कर सकता हूँ, अगर मैं सच्ची अग्नि को एकीकृत कर सकता हूँ, तो मैं अब एक साधारण लोहार नहीं रहूंगा, बल्कि एक सच्चा लोहार बन जाऊंगा। जब समय आएगा, मैं अपना स्वयं का एक निम्न श्रेणी का हथियार बना सकता हूँ। जब उसने हथियार बनाने के बारे में सोचा तो उसे अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका में हलचल महसूस हुई। जब वह पृथ्वी पर थे तो वह इतनी कम उम्र में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तलवार शिल्प मास्टर्स में से एक बनने में सक्षम थे। यह न केवल उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण था, बल्कि तलवारबाजी में उनकी रुचि और दृढ़ता के कारण भी था। तांग हुआन के परिवार का सीखने का इतिहास था। उनके पिता एक तलवार शिल्पकार थे और हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उनके माता पिता एक के बाद एक गुजर गए थे। वह तलवार शिल्प में और भी अधिक तल्लीन थे। इस रुचि के कारण उसके पास प्रेम के विषय में बात करने, विवाह करने और बच्चे पैदा करने के लिए समय और ऊर्जा भी नहीं थी। 30 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु के बाद भी वे अकेले थे। इस दुनिया में आने के बाद भी तांग हुआन की रुचि थोड़ी सी भी कम नहीं हुई थी। हालांकि ये स्थान उनकी पिछली जिंदगी से बहुत अलग था। पृथ्वी पर अपने पिछले जीवन में साधारण लोग तलवारें बना सकते थे और ऐसे हथियार भी बना सकते थे जो अत्यंत मूल्यवान थे, लेकिन इस सम्मान महाद्वीप में एक सच्चा शोधक बनने और हथियार बनाने के लिए कम से कम सच्ची क्यूई का स्वामित्व होना आवश्यक है। हालांकि एक कारीगर बनने के लिए आत्मा की नस को खोलना या सच्ची क्यूई प्राप्त करना असंभव था और व्यक्ति को सच्ची आग को सम्मिलित करना पड़ता था। उनके पिछले जीवन के शब्दों के अनुसार सच्ची अग्नि अग्नि ऊर्जा का एक रूप थी, लपटों में अतुलनीय गर्मी थी। परिशोधक बनने के लिए व्यक्ति को सच्ची अग्नि को दांटियन में मिलाना पड़ता था। यहीं पर 9 आत्मा शिराएं मिलती थीं। ओनो महाद्वीप में सच्ची आग को फ्यूज करना बहुत कठिन था। यद्यपि इस तकनीक को विकसित करने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन यह असंभव था कि 1000 लोग भी इसे सफलतापूर्वक सीख सकें और इसके शिल्पकार बन सकें। प्राचीन काल से लेकर अब तक ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जब लोगों ने सच्ची आग जलाने की कोशिश की और उन्हें इसके प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़े। अब प्रश्न यह है कि हम सच्ची अग्नि कैसे प्राप्त करें? तांग हुआन को सिरदर्द था। ट्रू फायर ऑन अ कॉन्टिनेंट में एक आम दृश्य था। इसे न्यूलैंड फ्यूरियस वेव्स शहर के दक्षिणी क्षेत्र में सबसे बड़े हथियार की दुकान पर बेचा जाता था। सच्ची आग की एक लड़ी की कीमत लगभग 500 स्वर्ण सिक्के होगी। इस कीमत को महंगा नहीं माना गया। हालांकि वर्तमान तांग हुआन के लिए यह एक खगोलीय आंकड़ा था। भले ही वह दुकान के सभी सामान्य हथियार बेच दे, फिर भी वह 1000 स्वर्ण सिक्के इकट्ठा नहीं कर पाएगा। दुर्भाग्यवश बूढ़े लोहार के जाने से पहले उसकी प्रतिभा बहुत ही साधारण थी, अन्यथा बूढ़ा लोहार उसके लिए आदिम ज्वालाएं तैयार कर चुका होता। इस बार बूढ़े लोहार को यह नहीं पता था कि वह कब लौटेगा, इसलिए उसे अभी भी अपने आप पर ही भरोसा करना पड़ा। तांग हुआन ने इसके बारे में सोचा और अंत में उसने फिर भी सोचा कि उसने अतीत में क्या किया था। यद्यपि उसने अपने पिछले जीवन में जो बहुमूल्य तलवार बनाई थी, उसकी तुलना प्राचीन मछली की आंत और महान खड्ग जैसी प्रसिद्ध तलवारों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह इस दुनिया में एक अत्यंत दुर्लभ हथियार था, अन्यथा यह इतनी ऊंची कीमत पर नहीं बिक पाता। कल शाम तांग हुआन ने उन साधारण हथियारों की तुलना की थी जो उसने दुकान में देखे थे। इसके पीछे एक कारण था कि वे केवल कृषि उपकरण ही बेच सकते थे, और वह कारण यह था कि उनकी गुणवत्ता दुनिया के कृषि उपकरणों के समान ही थी। भले ही वे मजबूत थे, फिर भी यह बहुत सीमित था, और इसकी तुलना तांग हुआन द्वारा अपने पिछले जीवन में बनाए गए तेज उपकरणों से नहीं की जा सकती थी। यदि वह अपने पिछले जीवन के किसी भी कार्य को चुन ले तो वह उन सभी को आधा आधा काट सकेगा। बेशक दुकान में मौजूद सभी हथियार वास्तव में युवा तांग हुआन की उत्कृष्ट कृतियां थीं। पिछला अध्याय विषय सूची। यद्यपि ये दुकान पुराने लोहार द्वारा खोली गई थी, फिर भी उसने शायद ही कभी हथियार बनाए हों, विशेषकर हाल के वर्षों में। इससे लोहार की दुकान का कारोबार बेहद मंदा हो गया। यद्यपि मैं वर्तमान में निम्न श्रेणी का हथियार बनाने में असमर्थ हूं, लेकिन अपने कौशल से मैं जो तलवार बनाता हूं वह निश्चित रूप से अतुलनीय रूप से तेज होती है। मेरा मानना है कि कीमत बहुत कम नहीं होनी चाहिए। तांग हुआन ने सोचा और जल्दी से अपना निर्णय ले लिया। पेट भरने के लिए कुछ खाना बनाने के बाद तांग हुआन सामने की दुकान की ओर चला गया। यद्यपि युवा तांग हुआन हथियार बनाने में अच्छा नहीं था, फिर भी उसका शरीर मजबूत था, उसमें कुछ ताकत थी और वह बहुत धैर्यवान था। दुकान में तलवारों के कई टुकड़े थे जो उसने खुद बनाए थे। इस तरह तांग हुआन काफी मेहनत बचा सकता था। विभिन्न औजारों के स्थानों से परिचित होने के बाद तांग हुआन व्यस्त होने लगा। कुछ देर बाद दुकान से खंगने की आवाजें आने लगीं। तांग हुआन का ऊपरी शरीर नग्न था। उसके हाथ में हथौड़ा ने डुनजेट के डुन पर लाल तलवार के टुकड़ों पर एक एक करके प्रहार किया और वह जल्दी से बहुत पसीना बहाया। जैसे ही उसने ये कदम उठाया, उसने पाया कि उसके लिए हथियार बनाना पिछले जन्म की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया था। उसके मन में नौयांग दिव्य भट्टी पहले से ही घूमना शुरू हो गई थी, क्योंकि यह लगातार तांग हुआन के दाहिने हाथ की ओर सच्ची ऊर्जा खींच रही थी। यदि तांग हुआन अपने पिछले जन्म में पृथ्वी पर होता तो वह निश्चित रूप से 20 से 30 किलोग्राम वजन वाले इस हथौड़े को नहीं संभाल पाता, लेकिन अभी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे उठाना उतना ही आसान है जितना कि उसे उठाना। भारी हथौड़ा एक हल्की शाखा की तरह था जिसे वह इधर उधर घुमा सकता था। झेंकी के साथ हथियारों के निर्माण की गति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी।
इसके अलावा तलवारों के टुकड़ों को व्यक्तिगत रूप से गढ़ने के बाद उन्होंने पाया कि ऑन अ कॉन्टिनेंट में गढ़ा जाने वाला सबसे आम हथियार ब्लैक प्रोफाउंड आयरन की गुणवत्ता पृथ्वी पर पाए जाने वाले लौ अयस्क की तुलना में बहुत अधिक थी। यदि इसे अच्छी तरह से गढ़ा गया हो, भले ही यह उच्च कोटि का न हो, तो कम से कम ये किसी के बाल काटने में सक्षम होगा और लोहे को मिट्टी की तरह चीरने में सक्षम होगा। इस खोज से तांग हुआन बेहद उत्साहित हो गया। इसके बाद तांग हुआन और भी अधिक एकाग्र हो गया तथा समय के बारे में पूरी तरह से भूल गया। शमन, जब वह भूख से जागा तो आसमान काला हो चुका था, रात काफी हो चुकी थी। तांग हुआन ने राहत की सांस ली और लकड़ी के मंच की ओर देखा। वहां 3 तलवारें एक साथ रखी हुई थीं। पहली तलवार भारी तलवार थी। तलवार 1 मीटर से अधिक लंबी थी और उसका ब्लेड एक वयस्क की हथेली जितना मोटा था। ये पहली बार था जब उसने इतनी भारी तलवार बनाई थी। पृथ्वी पर अपने पिछले जीवन में उसने जो सबसे भारी खजाना तलवार बनाई थी उसका वजन केवल 8 किलोग्राम था। ये पहली बार था कि उसने इतनी भारी तलवार बनाई थी और यह भी पहली बार था कि उसने इतनी भारी तलवार बनाई थी। दूसरी तलवार लगभग 2 अंगुल चौड़ी और 70 सेंटीमीटर लंबी थी। तीसरी तलवार छोटी थी और वह भी 2 अंगुल चौड़ी थी। ये केवल 20 सेंटीमीटर लंबा था और ब्लेड के दोनों तरफ 2 खांचे थे। तीनों तलवारें चुपचाप पड़ी थीं। उनके चमकदार काले शरीरों से भूतिया रोशनी की एक परत धीरे धीरे बह रही थी। तांग हुआन ने बीच में रखी लंबी तलवार उठाई और जल्दी से कुछ फूल तलवारें निकाल लीं। यह अत्यंत ठंडा और दमनकारी था। थोड़ी देर बाद उसकी सहज क्यूई तलवार के ब्लेड में प्रवेश कर गई और मंच पर लोहे की सिलियों पर वार करने लगी। डिंग! कई आवाजों के बाद लोहे की पिन 2 टुकड़ों में बंट गई और उसका अनुप्रस्थ काट बहुत चिकना हो गया। इसके बाद तांग हुआन ने लंबी तलवार नीचे रख दी और एक एक करके भारी तलवार और छोटी तलवार उठा ली। जैसा कि पहले हुआ था, मेज 2 हिस्सों में बंट गई। ठीक है, तांग हुआन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट हुई। कोमलता और सुंदरता की दृष्टि से ये तीनों तलवारें उसके पिछले जन्म में बनाई गई किसी भी बहुमूल्य तलवार से कहीं कमतर थीं। हालांकि गुणवत्ता और तीक्ष्णता के मामले में वे उनकी पिछली किसी भी रचना से कहीं आगे थे। इसका कारण यह था कि सबसे पहले ब्लैक प्रोफाउंड लौ अयस्क की गुणवत्ता और भी बेहतर थी और दूसरी बात यह कि तांग हुआन के पास जन्मजात क्यूई थी। अपनी सहज क्यूई के प्रयोग से तांग हुआन को अपने कौशल को और भी बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने में सहायता मिली। इन 3 तलवारों की तुलना में युवा तांग हुआन ने अतीत में जो हथियार बनाए थे वे केवल कचरा थे। हालांकि खुशी के अलावा उन्हें कुछ आश्चर्य भी हुआ। अपने पिछले जीवन में उसने कुछ दिनों या कई दिनों में एक खजाने की तलवार बनाई थी, लेकिन ऑन अ कॉन्टिनेंट में वास्तव में हर दिन 3 तलवारें थीं। बेशक उसने ये 3 तलवारें केवल पैसा कमाने के लिए बनाई थीं, इसलिए उसने बहुत समय बचाया था। फिर भी एक दिन में 3 चक्कर लगाना उनकी कल्पना से परे था। निम्न स्तर के हथियार केवल औसत दर्जे के होते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें अच्छे दाम पर बेचा जा सकता है। दूसरे दिन नाश्ता खत्म करने के बाद तांग हुआन लोहार की दुकान से बाहर चला गया। इस समय नूलांग उग्र लहरें शहर पहले से ही बहुत जीवंत हो गया था। शहर की सड़कों पर प्रवेश करने के बाद कुछ 100 मीटर तक छोटी सी कच्ची सड़क पर चलने पर हर जगह हथियारों से लैस मार्शल योद्धा दिखाई देते थे। ऑन अ कॉन्टिनेंट में इसे एक बड़ा शहर माना जा सकता है। ये संसार अत्यंत विशाल था। ऑन महाद्वीप के अलावा मूल महाद्वीप, पवित्र आत्मा महाद्वीप, शांत महाद्वीप और 3 बड़े महाद्वीप भी थे। साथ ही अनगिनत बड़े और छोटे द्वीप और अंतहीन समुद्री क्षेत्र भी थे। नूलैंग उग्र लहरें शहर को ऑन महाद्वीप के तट पर बनाया गया था। समुद्र में जाने और दूसरी तरफ मूल महाद्वीपों की यात्रा करना चाहते थे। यह नूलैंग उग्र लहरें शहर सबसे अच्छा विकल्प था क्योंकि इसकी अनोखी भौगोलिक स्थिति के कारण शहर हमेशा मिश्रित मछली और ड्रैगन से भरा हुआ था और बड़ी संख्या में मार्शल योद्धा हर दिन शहर के अंदर और बाहर आते जाते थे। दोनों महाद्वीपों के बीच आगे पीछे होते थे। तांग हुआन बहुत तेजी से चला और लगभग 15 मिनट के बाद वह उस छोटे हथियार की दुकान के सामने पहुंचा जहां पर 100 चाकू बेचे जा रहे थे। हथियार की दुकान का मालिक एक मोटा बूढ़ा आदमी था। वह अपने पिछले जन्म में मैत्रेय बुद्ध की तरह मुस्कुराता था। वह बूढ़े लोहार का अच्छा दोस्त था और तांग हुआन से भी बहुत परिचित था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पहले ही एक मार्शल मास्टर के रूप में अपने आध्यात्मिक चक्र को संघनित कर लिया था। बेशक उसने खुद तांग हुआन को यह बात बताई थी। ये सच था या झूठ कोई नहीं जानता था, लेकिन तांग हुआन ने उसे पहले कभी कोई कदम उठाते नहीं देखा था। अतीत में तांग हुआन ने साधारण हथियार बनाए थे, लेकिन उसने उन्हें हमेशा इस मोटे बूढ़े आदमी को बेच दिया था। जब उसकी आत्मा ने इस शरीर को ग्रहण कर लिया और अपनी स्मृतियां प्राप्त कर ली तो विलय के इन कुछ दिनों के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अनजाने में खुद को उस युवा के रूप में सोचेगा। वास्तव में तांग हुआन को एहसास हुआ कि उसका व्यक्तित्व प्रभावित हुआ था और उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। अपने पिछले जीवन में वह वास्तव में बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन अब वह अधिक जीवंत और हंसमुख था। सौभाग्य से यह कोई बुरी बात नहीं थी, इसलिए तांग हुआन ने इसे होने दिया। जैसे ही मोटे बूढ़े ने दुकान का दरवाजा खोला, वह दरवाजे पर खड़ा होकर जम्हाई लेने लगा। जैसे ही उसने तांग हुआन को देखा, उसने मुस्कुराते हुए पूछा, छोटे तांग, इस बार तुम किस तरह का हथियार बेचने की योजना बना रहे हो? छोटी टैंग, ये संबोधन फिर से सुनकर तांग हुआन घृणा से कांपने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी आंखें घुमाई और 2 बार सूंघा। आपने अपने हथियार बेचना समाप्त नहीं किया है और अब और नहीं बेच सकते हैं? तांग हुआन तेजी से मोटे बूढ़े आदमी के पास से होकर दुकान में चला गया। उसने बैग को कंधे पर लटकाकर भारी ढंग से काउंटर पर रखा और उसे खोलते हुए सहजता से पूछा, बूढ़े मोटे, इसकी कीमत कितनी है? जैसे ही उसने यह बात कही, कल उसने जो 3 तलवारें बनाई थीं वे सामने आ गईं। दुकान में पहले से ही तलवारों की म्यान रखी हुई थी। तांग हुआन ने प्रत्येक तलवार को सुसज्जित किया, जिससे उसकी तीक्ष्णता छिप गई। यह अभी भी परसों जैसा ही है। एक साधारण हथियार की कीमत 1 स्वर्ण है। एक शांत भाव के साथ मोटे बूढ़े आदमी ने भारी तलवार को पकड़ लिया और लापरवाही से उसे म्यान से बाहर निकाल लिया। काली रोशनी की एक किरण नेत्रिगोलिक में घुस गई और अपने साथ हड्डियों को छेदने वाली ठंडक लेकर आई। मोटा बूढ़ा आदमी कांप उठा। उसे लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए हैं।
अरे बुरा नहीं है, आपकी खाना पकाने की कला में थोड़ा सुधार हुआ है। मोटे बूढ़े आदमी ने आंखें मूंद लीं और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, इस तलवार की गुणवत्ता 3 ब्लेडों से कहीं बेहतर है। क्या हाल है लिटिल टैंग, मैं तुम्हें 6 सोने के सिक्के दूंगा, ये पिछली रात से दोगुना है। एक तांग हुआन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली, नहीं 3। मोटा बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसने 3 मोटी उंगलियां फैला दी। तांग हुआन ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसने बूढ़े मोटे आदमी के हाथों से भारी तलवार और म्यान छीन लिया, उन्हें कपड़े में लपेटा और कमरे से बाहर जाने वाला था। ये देखकर मोटे बूढ़े आदमी ने तांग हुआन को वापस खींच लिया। छोटे तांग, तुम इतने चिंतित क्यों हो? ठीक है, मैं एक कदम पीछे हटूंगा। प्रत्येक तलवार की कीमत 6 स्वर्ण सिक्के हैं। 6 सोने के सिक्के? कल रात आपकी तलवार का आकार केवल 1 सोने का सिक्का था और अब आपकी तलवार का आकार कई गुना बढ़ गया है। बूढ़े मोटे, तुम जाकर मर क्यों नहीं जाते? तांग हुआन ने डांटा। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और जाने वाला था, लेकिन उसे मोटे बूढ़े आदमी ने पकड़ लिया। छोटे तांग, गुस्सा मत हो, मुझे खुद बताओ, तुम इसे कितने में बेचना चाहते हो? 200 स्वर्ण के लिए एक तलवार, तांग हुआन ने बिना किसी विनम्रता के कहा। बेशक वह वास्तव में वहां से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि न्यूलैंड फ्यूरियस वेव्स शहर में हथियार की दुकान ही वह जगह थी जिससे वह सबसे अधिक परिचित था। हालांकि मोटा बूढ़ा आदमी वास्तव में बहुत कंजूस था। यदि वह वास्तव में उसे 6 स्वर्ण सिक्कों के लिए बेच सकता है, तो उसे ट्रू फायर का एक गुच्छा खरीदने में सक्षम होने के लिए कितने हथियार बनाने होंगे? एट नोबल बन एट 200 स्वर्ण मुद्राएं, तुम पैसे लूट रहे हो? मोटा बूढ़ा आदमी चिल्लाया, उसके चेहरे की चर्बी कांप रही थी। बूढ़े मोटे, अपनी अंतरात्मा को छुओ और मुझे बताओ, क्या कीमत बहुत ज्यादा है? तांग हुआन ने उपहास किया। हालांकि उसने पहले कभी कोई प्रारंभिक हथियार नहीं बनाया था, फिर भी उसने बहुत से शुरुआती हथियार देखे थे। कल उसने जो 3 तलवारें बनाई थीं, वे सभी औसत शुरुआती हथियार से अधिक शक्तिशाली थीं। इसकी शुरुआती कीमत 200 स्वर्ण सिक्के थी। बेशक उन्होंने सौदेबाजी के लिए भी काफी गुंजाइश छोड़ी। उसका मानसिक मूल्य लगभग 180 स्वर्ण सिक्के था। बेशक ये बहुत ज्यादा है। मोटे बूढ़े आदमी ने छोटी आंखों वाली जोड़ी को घूरते हुए कहा, 200 सोने के सिक्के, यह एक निम्न स्तर के हथियार की कीमत है। लिटिल टैंग, तुम तो बस एक साधारण बिना रैंक वाला हथियार हो। जब ऐसी बात है तो फिर आप मुझे क्यों घसीट रहे हैं? तांग हुआन ने अपने होठों को मोड़ा और मोटे बूढ़े आदमी के दाहिने पंजे पर नजर डाली। मोटे बूढ़े आदमी का चेहरा लाल हो गया और वह मुस्कुराया, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसके बाद कब्जियत भरे भाव के साथ उसने दांत पीसते हुए कहा, छोटे तांग, मैं एक और कदम उठाऊंगा। 50, 200। तांग हुआन का स्वर नर्म नहीं हुआ। वह इस मोटे बूढ़े आदमी से बहुत परिचित था और उसके हाव भाव देखकर उसे पता चल गया कि आशा है। यदि यह कंजूस अपनी कीमत स्वीकार नहीं कर सकता था तो इसने बहुत पहले ही छोड़ दिया होता। 100, यह इससे अधिक ऊंचा नहीं हो सकता। यह अधिकांश निम्न श्रेणी के हथियारों की कीमत है। बूढ़े मोटे, क्या एक साधारण निम्न स्तर का हथियार मेरी 3 तलवारों के बराबर है? 200। ठीक है 120, 200। बूढ़े मोटे, क्या तुम एक कम श्रेणी का हथियार ढूंढना चाहते हो और उसका उपयोग उस पर वार करने के लिए करना चाहते हो? चलो देखते हैं कि यह शक्तिशाली है या मेरी तलवार। मेरे द्वारा ऐसा कैसे किया जा सकता है? अगर मैं तुम्हारी तलवार काट दूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। छोटे तांग, मोटे दादाजी ने सचमुच आखिरी बार हार मान ली। 150, 180, 150 RMB। मैं अब कीमत नहीं बढ़ा सकता, ये कीमत पहले से ही घाटे वाली है। बूढ़े मोटे, क्या हम इसे भूल जाएं? आप और मेरे स्वामी पुराने मित्र हैं, इसलिए आपको मेरा ज्येष्ठ माना जा सकता है। मैं तुम्हें पैसे कैसे गंवाने दे सकता हूँ? चलो चले। नहीं 108, मात्र 180, सौदा। कुछ ही देर बाद तांग हुआन सोने का एक थैला लेकर खुशी खुशी बाहर चला गया। दुकान के अंदर मोटा बूढ़ा आदमी, जो पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने माता पिता को खो दिया है, तांग हुआन के जाते ही उदास हो गया और उसका मोटा चेहरा गुलदाउदी के फूल की तरह मुस्कुराने लगा। उसने तुरंत एक एक करके तीनों तलवारें बाहर निकाल ली और उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव आ गया। मालिक, 3 साधारण तलवारों की कीमत 540 सोने के सिक्के हैं। ये बहुत बड़ी क्षति है। दुकान का सहायक, जो एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था, उसे आखिरकार होश आया और वह पूछे बिना नहीं रह सका। 540 स्वर्ण सिक्के एक बहुत अच्छे निम्न स्तरीय हथियार को खरीदने के लिए पर्याप्त थे। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मोटे बूढ़े ने बिना सिर उठाए ही नाक भान से कोड़ी। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद उसने तीनों तलवारों को सावधानी से म्यान में वापस रख लिया और फिर नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, इधर आओ, इन्हें अलमारियों में रख दो। प्रत्येक तलवार की कीमत 300 रुपये है। नहीं, 400 स्वर्ण मुद्राएं। 400, दुकान के सहायक ने खाते हुए कहा। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल रही थीं। बॉस, ये क्या इसे बेचा जा सकता है? बकवास, अगर मैं इसे बेच नहीं सकता तो मैंने इसे क्यों उठाया? जल्दी करो। ओह, दुकान के सहायक ने संदेह भरी नजर से तलवार ले ली। मोटे बूढ़े आदमी ने पलक झपकते ही दुकान के बाहर देखा। जैसे ही तांग हुआन गायब हो गया और संदेह के साथ बुदबुदाया, हमें आखिरी बार मिले हुए काफी समय हो गया है। न केवल इस आदमी ने 3 आत्मा नसों को जोड़ा है, बल्कि उसके कौशल में अनगिनत बार वृद्धि हुई है। वह जो सामान्य हथियार बनाता है, वे वास्तव में मध्यम श्रेणी के निम्न श्रेणी के हथियारों से रत्ती भर भी कमतर नहीं होते। यदि वह अपनी सच्ची अग्नि को एक कर दे और शोधक बन जाए, तो क्या उसके द्वारा बनाए गए हथियार और भी उत्कृष्ट नहीं हो जाएंगे? कोट, इस लड़के ने अभी अभी 3 धारदार तलवारें बनाई हैं और वह उन्हें बेच भी रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह ट्रू फायर खरीदना चाहता हो? मोटे बूढ़े आदमी ने भौहें सिकोड़ी। उसका मोटा चेहरा अचानक गंभीर हो गया। 500 सोने के सिक्के, यह मेरे लिए ट्रू फायर का एक सेट खरीदने के लिए सही है। हालांकि वास्तविक ज्वालाओं के साथ समलन की प्रक्रिया अत्यंत खतरनाक थी और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से पूरा किया जा सके। ये लड़का अभी अभी मार्शल शिष्य बना था और फिर भी उसने जल्दबाजी में अपनी सच्ची अग्नि को मिलाने की कोशिश की। अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं उस बूढ़े आदमी को ये नहीं समझा सकता। कोट,
स्टासिया हथियार दुकान पूरे न्यूलैंड उग्र लहरें शहर की सबसे बड़ी दुकान थी। इसकी तुलना में फैट ओल्ड मैन में छोटे हथियार भंडार का उल्लेख करने लायक नहीं था। चाहे पैमाने की बात हो या बेचे जाने वाले हथियारों के प्रकार की, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। स्टारसी वेपन शॉप स्टारसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा खोली गई थी। स्टार ओशन मर्चेंट गिल्ड की शक्ति बहुत अधिक थी और यह केवल हथियार बेचता था, जो इसके कई मुख्य व्यवसायों में से एक था। ओनो महाद्वीप के लगभग सभी बड़े और मध्यम आकार के शहरों में स्टार ओशन मर्चेंट गिल्ड से संबंधित सभी प्रकार के शाखा नाम थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इतिहास बहुत पुराना है और कहा जाता है कि यह 1000 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है। ओनो कॉन्टिनेंट में जब तक ये स्टारसी मर्चेंट गिल्ड की दुकान थी, उनकी प्रतिष्ठा उत्कृष्ट होगी। चाहे वे इसे खरीदे या बेचें, स्टारसी मर्चेंट गिल्ड की दुकान हमेशा उनकी पहली पसंद होगी। उदाहरण के लिए न्यूलैंड फ्यूरियस वेव्स सिटी की स्टारसिया वेपन शॉप में केवल सुबह से रात तक ही ग्राहक आते थे। जब तांग हुआन सोने के सिक्के लेकर दुकान के सामने आया तो उसने एक हलचल भरा दृश्य देखा, जिसमें कई मार्शल योद्धा अंतहीन धारा में दुकान के अंदर और बाहर आ जा रहे थे। एक गहरी सांस लेते हुए तांग हुआन उन कुछ आकृतियों का पीछा करते हुए दुकान में चला गया। इस हथियार की दुकान में कुल 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल पर सभी प्रकार के निम्न स्तर के हथियार बेचे जाते थे, दूसरी मंजिल पर मध्यम स्तर के हथियार और तीसरी मंजिल पर उच्च स्तर के हथियार बेचे जाते थे। प्रथम मंजिल में प्रवेश करने के बाद बाईं और दाईं ओर से एक गोलाकार काउंटर था और फिर सबसे भीतरी मंजिल से यह दूसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों से जुड़ा हुआ था। जहां तक ऊपरी 2 मंजिलों की बात है तो बीच में एक बड़ा वृत्त था, जिससे हथियार की दुकान एक गोल बैरल जैसी दिखती थी। भूतल के मध्य में एक लाल रंग का स्तंभ था। यह स्तंभ बहुत बड़ा नहीं था और कोई व्यक्ति इसे अपनी बाहों में पूरी तरह से लपेट सकता था। हालांकि यह स्तंभ 10 मीटर ऊंचा था और पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक फैला हुआ था। स्तंभ की सतह पर अनगिनत बारीक और उत्कृष्ट रेखाएं अंकित थीं। स्तंभ के निचले भाग में आग के गोले का आकार भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। रंग लगभग पारदर्शी था। वह स्तंभ लोहे की जंजीरों से जुड़े 10 से अधिक लौह स्तंभों से घिरा हुआ था। बाहर बहुत से लोग देख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी लोहे की जंजीरों की सीमा में नहीं आया। तांग हुआन ने हथियार की दुकान में प्रवेश किया और पहली चीज जो उसने देखी वह ये लाल स्तंभ था। इस स्तंभ का नाम उन्हें अच्छी तरह ज्ञात था। ऐसा कहा जाता था कि इसे फायर शैडो टोटेम कहा जाता था और यह पता लगाने में सक्षम था कि किसी मार्शल योद्धा में रिफाइनर बनने की प्रतिभा है या नहीं। शरीर 5 तत्वों से बना था। यदि किसी मार्शल योद्धा का शरीर अग्नि तत्व का था तो उनके लिए शिल्पकार बनना आसान था। यदि यह धातु, लकड़ी, जल या पृथ्वी तत्वों से बना होता तो इसे शिल्पकार कहलाना बहुत कठिन होता, विशेष रूप से मार्शल योद्धाओं के लिए जिनका शरीर जल के समान होता, जो 5 तत्वों से संबंधित होता। बेशक कुछ शक्तिशाली लोग भी थे। ओना महाद्वीप के इतिहास में एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण शोधन महान मास्टर प्रतीत होता है, जिसे 5 तत्वों में से पहला जल तत्व के रूप में जाना जाता है। मार्शल योद्धाओं की विशेषता चाहे जो भी हो, जब तक कोई अपनी सहज क्यूई को फायर शैडो टोटेम के निचले भाग में प्रवाहित करता है, तब तक लपटों का गोला प्रज्वलित हो जाएगा तथा एक मजबूत ज्वाला में परिवर्तित हो जाएगा। मार्शल योद्धाओं की प्रतिभा जितनी बेहतर होगी, स्तंभ में ज्वालाओं की स्थिति उतनी ही ऊंची होगी और इसके विपरीत। हालांकि ये परीक्षण निःशुल्क नहीं था। प्रत्येक बार 200 स्वर्ण सिक्के देने होंगे। जब तांग हुआन को अग्नि छाया टोटेम के अस्तित्व के बारे में पता चला तो वह भावुक हो गया, लेकिन उसके पास ज्वालाओं को सक्रिय करने के लिए जन्मजात क्यूई नहीं थी। नहीं उसने अग्नि छाया टोटेम के 200 सोने के सिक्कों का उपयोग किया था, इसलिए वह केवल हार मान सकता था। मुझे आश्चर्य है कि मेरी योग्यता क्या है। तांग हुआन ने हल्की सांस ली और उसकी नज़र फायर शैडो टोटेम से हट गई। दोनों तरफ के काउंटरों के सामने बड़ी संख्या में ग्राहक जमा थे। काउंटर के पीछे वर्दी पहने कुछ लड़कियां या तो अपने ग्राहकों के लिए हथियार चुनने में व्यस्त थीं या फिर विभिन्न सवालों के जवाब दे रही थीं। महिलाओं के पीछे अलमारियों की कतारें थीं। अलमारियों पर सभी प्रकार के हथियार थे, कृपान, भाले, तलवारें, लाठियां, धनुष, कुल्हाड़ियां, बर्छे, हथौड़े इत्यादि। तांग हुआन ने लापरवाही से उस पर नजर डाली और तुरंत उसे चक्कर आने लगा। उनमें से प्रत्येक हथियार एक हल्की रंगीन चमक के साथ चमक रहा था। इस तरह के हथियार का उपयोग इस दुनिया के एक युवा तांग हुआन को आता था। आखिरकार वह इस बूढ़े आदमी की लोहार की दुकान में बड़ा हुआ था, इसलिए भले ही वह निम्न स्तर के हथियार नहीं बना सकता था, लेकिन उसने उनमें से कई को देखा था। हालांकि तांग हुआन, जो पृथ्वी से आया था, एक अजनबी था। यद्यपि उसने उस युवक की स्मृतियों को आत्मसात कर लिया था, फिर भी अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद उसे ये बहुत अजीब लगा। उसके पिछले जीवन के हथियारों को बेशक विभिन्न रंगों में बनाया जा सकता था, लेकिन वह हथियार का रंग नहीं था। यद्यपि दुकान में निम्न श्रेणी के हथियार भी विभिन्न रंगों के थे, लेकिन रंग पूरी तरह से हथियार में घुल मिल गए थे तथा हथियार के साथ एक हो गए थे। तांग हुआन जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियां अलग अलग थीं। साथ ही उसने बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न रंग भी डाले थे। हथियार बनाते समय मणि को सभी प्रकार की रहस्यमय शक्तियों के साथ मिश्रित किया जाता है, जिससे हथियार सभी प्रकार के अकल्पनीय प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। केवल एक सच्चा लोहार ही ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकता है। साधारण लोहारों के लिए उन रत्नों को अपने हथियार के साथ मिलाना असंभव था। तांग हुआन, जो तलवार बनाने का शौकीन था, उसके लिए यह ऐसा था जैसे उसके सामने अचानक एक दरवाजा खुल गया हो, जो उसे एक नई दुनिया में ले गया हो। लगभग अवचेतन रूप से तांग हुआन काउंटर के दाईं ओर चला गया और हथियारों के रैक की पहली पंक्ति को देखा। शेल्फ पर पहला हथियार तलवार था। तलवार का शरीर 80 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा था। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि तीखी और उभरी हुई भी थी, और पूरी तलवार पर हल्की सफेद चमक की एक परत बह रही थी। हालांकि तांग हुआन जिस चीज पर ध्यान दे रहा था वह यह नहीं था, बल्कि तलवार से निकलने वाली ठंडी क्यूई थी। काउंटर के सामने खड़े होकर तांग हुआन को ठंड का एहसास हुआ, मानो जिस जगह पर उसे लटकाया गया था वह कोई हथियार नहीं बल्कि 1000 साल पुराना बर्फ का टुकड़ा था। ये देखकर तांग हुआन बहुत खुश हुआ। उसने उसके हाथों को सहलाया और चाहा कि वह तलवार को देखने के लिए उसके पास ले आए।
नमस्ते अदिति, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आपको ये तलवार चाहिए? अचानक एक तीखी आवाज गूंजी। तांग हुआन को होश आया और उसने अवचेतन रूप से ऊपर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि काउंटर के पीछे सफेद कपड़े पहने एक लड़की प्रकट हुई थी। उसका फिगर छोटा और उत्तम था और उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन न केवल उसके चेहरे पर मुस्कान झलकती थी बल्कि उसकी स्पष्ट आंखें भी घनी मुस्कान प्रकट करती थीं। इस हथियार की दुकान की सभी कर्मचारी बहुत खूबसूरत लड़कियां थीं। वे सचमुच दयालु और आंखों को सुखद लगने वाले थे। तांग हुआन एक पल के लिए चौंक गया। फिर उसने समझा कि युवती उसका अभिवादन कर रही है और तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, मैं यहाँ ट्रू फायर खरीदने आया हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? एक ट्रू फायर खरीदें, कृपया वहां जाएं। ये सुनकर लड़की ने आश्चर्य से तांग हुआन को देखा और अपनी नाजुक उंगली उसकी ओर इशारा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तांग हुआन ने सिर हिलाया और अनिच्छा से हथियार की ओर देखा, फिर आगे चलना जारी रखा। यदि उसके पास कुछ अतिरिक्त स्वर्ण सिक्के होते तो वह कुछ समय तक अध्ययन करने के लिए कुछ निम्न श्रेणी के हथियार खरीदने में कोई आपत्ति नहीं करता, लेकिन अब इस बारे में भूल जाना ही बेहतर है। लड़की काउंटरों की दो घुमावदार रेखाओं के प्रतिच्छेदन की ओर इशारा कर रही थी। शोरगुल भरे वातावरण की तुलना में यह स्थान काफी ठंडा और उदास था। काउंटर के पीछे सफेद पोशाक में एक बेहद खूबसूरत लड़की भी खड़ी थी। पहले वाली खूबसूरत लड़की की तुलना में ये लड़की कहीं अधिक परिपक्व लग रही थी। लड़की के पीछे एक लकड़ी का फ्रेम भी था, हालांकि उस पर विभिन्न शैलियों के हथियार नहीं रखे गए थे, बल्कि आग जैसे लाल रंग की बोतलों की कतारें रखी गई थीं। उन बोतलों का पेट बहुत बड़ा था, लेकिन उनके मुंह बहुत संकीर्ण थे। यह अज्ञात था कि वे किस सामग्री से बने थे, लेकिन वे सभी उसकी पिछली जिंदगी की कांच की बोतलों की तरह चमकदार और पारदर्शी थे। बोतल के आर पार अंदर तैरती आग की लपटों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। गहरे लाल रंग की लपटों ने पूरी बोतल को तब तक रोशन किया जब तक कि वह लाल नहीं हो गई। सर, क्या आप ट्रू फायर खरीदना चाहते हैं? एट नोवेल बनेट एट। तांग हुआन को आते देख सफेद पोशाक वाली लड़की थोड़ा झुकी और उत्साह से पूछा। उसके चेहरे पर भी एक आकर्षक मुस्कान दिखाई दी और उसने तांग हुआन के जर्जर कपड़ों को भी नजरअंदाज नहीं किया। अपने पिछले जीवन में उन्होंने सदैव दूसरों की सेवा में मुस्कुराने के महत्व पर बल दिया था, हालांकि उनकी पेशेवर मुस्कुराहटें उनके सामने खड़ी लड़कियों की मुस्कुराहटों जितनी ईमानदार नहीं थीं। तांग हुआन ने बोतलों को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। प्राइमोर्डियल फायर की एक गांठ की कीमत कितने सोने के सिक्के हैं? 1000 सोने के सिक्के। सफेद पोशाक में युवा लड़की मधुर मुस्कान के साथ मुस्कुराए। 1000? यह इतना महंगा कैसे हो सकता है? तांग हुआन तुरंत अचंभित रह गया और अविश्वास में चिल्ला उठा। सच्ची आग की कीमत हमेशा 500 स्वर्ण सिक्कों के आसपास होती थी। यदि कीमत अस्थिर भी थी तो वह केवल 20 to 30 स्वर्ण सिक्कों के आसपास ही थी। उसने तलवारी केवल 540 स्वर्ण सिक्कों में बेची, जो उसके लिए पर्याप्त थी। इस सम्मानित ग्राहक को यह नहीं पता है कि मूल महाद्वीप की तलवार बनाने वाली घाटी हाल ही में बहुत अस्थिर हो गई है। ट्रू फायर प्राप्त करना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन है, इसलिए ट्रू फायर की कीमत भी बहुत बढ़ गई है। ये देखकर सफेद पोशाक वाली युवा लड़की ने मुस्कुराते हुए समझाया। तलवार बनाने वाली घाटी। तांग हुआन चौंक गया और तुरंत वहां से कोड़ ली। स्वाभाविक रूप से वह मूल महाद्वीप की तलवार बनाने वाली घाटी के बारे में जानता था। यह एक समय मानव कुल के शिखर पर पवित्र भूमि का निर्माण करने वाली कलाकृति थी, एक ऐसा स्थान जिसके लिए असंख्य शिल्पकार तरसते थे। हालांकि इस दुनिया में केवल मानव कबीले ही नहीं थे। मानव कबीले के अलावा शैतान कबीले और तियान कबीले भी थे। उनमें से शांत महाद्वीप जो मूल महाद्वीप के पूर्वी भाग में रहता था, और पवित्र आत्मा महाद्वीप जो मूल महाद्वीप के उत्तरी भाग में रहता था। मूल महाद्वीप 3 महाद्वीपों के मध्य में स्थित था, जो थे महिमा, पवित्र आत्मा और विनाश। 100 साल पहले मानव कबीले के नेता माउंटेन और रिवर ने मूल महाद्वीप को एकीकृत किया तथा शैतान कबीले और तियान कबीले दोनों को बाहर निकाल दिया। लेकिन पहाड़ों और नदियों के विनाश के साथ मानव कबीला आंतरिक कलह की स्थिति में आ गया। शांत महाद्वीप ने मूल महाद्वीप पर आक्रमण करने का अवसर लिया और पूरे स्थान पर कत्लेआम कर दिया गया। उस स्थान पर पहले से ही अनगिनत भूत प्रेतों का कब्जा था, इसलिए मानव मार्शल योद्धाओं का वहां प्रवेश करना बेहद खतरनाक था। हालांकि वहां केवल एक सच्ची आग थी। इसके अलावा हर कोई ट्रू फायर जैसी वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता। इसके कारण ट्रू फायर की कीमत भी बहुत अधिक हो गई। जब तलवार बनाने वाली घाटी फल फूल रही थी तो सच्ची आग की एक गांठ की कीमत केवल 50 स्वर्ण सिक्के थी। तलवार गढ़ी घाटी में उथल पुथल के बाद सच्ची आग की कीमत कुछ हजार सोने के सिक्कों तक बढ़ गई थी। इसके बाद यह धीरे धीरे घटकर लगभग 500 स्वर्ण सिक्कों पर आ गया। अब चूंकि तलवार बनाने वाली घाटी में शांति नहीं थी, इसलिए वहां पुनः 1000 स्वर्ण सिक्के बढ़ गए। सफेद कपड़े पहने महिला के शब्दों के संबंध में तांग हुआन को संदेह नहीं था कि स्टार ओशन आर्ट शॉप की एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा थी। वह निश्चित रूप से इस संबंध में दूसरों से झूठ नहीं बोलेगा और न ही कीमत में लापरवाही से वृद्धि करेगा। क्यों न हम वापस जाएं और बेचने के लिए 3 और हथियार बनाएं? तांग हुआन उदास था। ऐसा लग रहा था कि यही एकमात्र तरीका था। अगर उसके पास 10 या 20 सोने के सिक्के कम हों तो वह उन्हें खरीद सकता था, लेकिन अगर उसके पास 500 सोने के सिक्के कम हों तो सौदेबाजी की कोई जरूरत नहीं थी। उसे फिर से कोशिश करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करना था। लेकिन कौन जानता था कि इस आदिम ज्वाला की कीमत कल भी बढ़ती रहेगी। ग्राहक, यदि आप खरीदे गए ट्रू फायर का उपयोग करना चाहते हैं तो शायद आप हमारे स्टोर में फ्लेम शैडो टोटेम आजमा सकते हैं। जब तक फ्लेम शैडो 2 मीटर तक ज्वाला प्रज्वलित करने में सक्षम है, तब तक सोने के सिक्के का आधा हिस्सा वापस किया जा सकता है। यदि यह 3 मीटर तक पहुंच जाता है तो आप सभी सोने के सिक्के वापस कर सकते हैं, और यदि यह 4 मीटर तक पहुंच जाता है तो न केवल यह 200 सोने के सिक्के लौटाएगा, बल्कि इसे ट्रू फायर भी प्राप्त होगा। तांग हुआन की भौहें सिकोड़ते देख सफेद कपड़े वाली महिला ने अचानक पूछा और मुस्कुराई। अग्निछाया टोटेम। तांग हुआन चौंका, लेकिन उसकी आंखें अवचेतन रूप से दुकान के केंद्र में खड़े लाल स्तंभ की ओर देख रही थीं। वह अपने शरीर के 5 तत्वों को नहीं जानता था, नहीं वह ये जानता था कि उसकी योग्यता विशिष्ट है। युवती के शब्दों से यह पता चलता है कि 2 मीटर की लौ में शोधक बनने की क्षमता होनी चाहिए।
3 मीटर की लौ में कुछ क्षमता होनी चाहिए, लेकिन 4 मीटर की लौ में भी कुछ क्षमता होनी चाहिए। तांग हुआन का दिल धड़क उठा। जब तक लौ 3 मीटर लंबी होगी तब तक कोई नुकसान नहीं होगा। यदि यह 4 मीटर तक पहुंच सकता है तो न केवल यह एक सोने का सिक्का खो देगा, बल्कि यह सच्ची आग भी प्राप्त कर सकता है, जिसका मूल्य 1000 सोने के सिक्के है। अरे, मैं इस पर शर्त लगा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद तांग हुआन ने अंततः अपना मन बना लिया। उसने अपने बैग से 200 सोने के सिक्के निकाले और काउंटर पर रख दिए। सम्मानित अतिथि, कृपया मेरे पीछे आएं। सफेद पोशाक वाली लड़की ने सोने के सिक्के रख लिए, मुस्कुराते हुए चाबी पकड़ ली और काउंटर के पीछे से बाहर निकल गई। तांग हुआन को छाया अग्नि टोटेम के पास ले गई, ताला खोला और चेन खींच दी। लड़की की हरकतें देखकर न केवल आसपास के मार्शल योद्धाओं की आंखें चमक उठी जो फायर शेडो टोटेम को देख रहे थे, बल्कि जो लोग उसे बगल से देख रहे थे वे भी उसकी ओर देखने लगे। अरे वाह, कोई यह जांचना चाहता है कि क्या उसके पास रिफाइनर बनने की योग्यता है। लड़का, वह केवल 16 या 17 वर्ष का लग रहा था, लेकिन उसने पहले ही कुछ आत्मा नसें खोल दी थी। पिछली बार जब मैंने एक व्यक्ति को इस दुकान में आग का परीक्षण करते देखा था तो उसने जो आग जलाई थी वह 2 मीटर भी लंबी नहीं थी, इसलिए ये 200 सोने के सिक्कों की बर्बादी थी। हे, रिफाइनर ढूंढना इतना आसान है, यहाँ तक कि 1000 मार्शल योद्धाओं में से भी शायद एक भी व्यक्ति रिफाइनर बनने की योग्यता वाला न हो। बुरा नहीं, भले ही आप में इस प्रकार की योग्यता हो, फिर भी आप सच्ची आग के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने में सक्षम नहीं हो सकते। ये कितनी दुख की बात है। जब इतना सारा सोना बर्बाद करने को है तो मैं एक निम्न श्रेणी का हथियार ही चुनूंगा। हालांकि मैं 200 स्वर्ण से कुछ भी अच्छा नहीं खरीद पाऊंगा, फिर भी यह ठीक है। भीड़ उत्सुकता से भरी हुई थी और समय समय पर धीमी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। अतिथि, कृपया। सफेद वस्त्र पहने महिला ने अपना शरीर थोड़ा झुकाया और तांग हुआन की ओर आमंत्रण का इशारा किया। फिर उसने फायर शेडो टोटेम के निचले हिस्से पर 2 हथेली के निशानों की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, ग्राहक, आपको केवल अपनी हथेलियां वहां रखनी होंगी और अपनी सच्ची क्यूई भेजनी होगी, तब आप अपनी साधना तकनीक को बिना रुके प्रसारित करने में सक्षम होंगे। ठीक है। तांग हुआन ने अपना सिर हिलाया और उत्साह से 2 लोहे के खंभों के बीच चला गया और जल्दी से जंजीरों के घेरे में प्रवेश कर गया। सफेद पोशाक वाली लड़की ने जिस दिशा में इशारा किया वहां प्रार्थना की चटाई बिछी थी। तांग हुआन ने अपने पैर पार किए और सीधे बैठ गया। एक गहरी सांस लेते हुए तांग हुआन ने खुद को शांत किया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। शुरू करना। एक विचार के साथ 3 आत्मा शिराओं से जन्मजात क्यूई नौयांग दिव्य भट्टी में बहने लगी और आश्चर्यजनक गति के साथ ये बाहर उड़ गई। एक क्षण में ही उसकी झेंकी ने उसकी हथेलियां प्रकट कर दी थीं। आसपास के लोग खंभे के नीचे की पारदर्शी लौ को जलती आंखों से देख रहे थे। एक बार जब सच्ची क्यूई को स्तंभ में शामिल कर दिया गया तो वे मार्शल योद्धाओं के शरीर के 5 तत्वों को निर्धारित करने में सक्षम हो गए। प्यार, 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 प्यार। देखो, ये जल रहा है, ये रोशन है। कुछ ही क्षणों के बाद आसपास की भीड़ ने पहले तो कुछ धीमी आवाज में चीखें निकाली, लेकिन कुछ ही देर बाद एक निराश आह निकली। स्तंभ के भीतर पारदर्शी ज्वाला वास्तव में चमकदार सफेद रंग में बदल गई थी। सफेद रंग 5 तत्वों में से धातु तत्व है। इसमें अग्निगुण वाला शरीर भी नहीं है। ये लोहार कैसे बन सकता है? एट नोवेल बनेट एट। देखा, मेरा अनुमान गलत नहीं था। इस बच्चे के 200 सोने के सिक्के बर्बाद हो गए। हाँ, अग्निगुण वाले शरीर के अलावा अन्य 5 तत्वों और 4 तत्वों वाले लोहार बनने की उम्मीद बहुत कम है। कई मार्शल योद्धाओं ने जो इस हंगामे से आकर्षित हुए थे अवचेतन रूप से अपना सिर हिलाया। प्राचीन काल से ही प्रति 10,000 परिशोधकों में से लगभग 9,999 परिशोधकों का शरीर अग्निगुणों से युक्त होता था। इसमें केवल एक ही था जो संभवतः अन्य 4 विशेषताओं से संबंधित था। सफेद वस्त्र पहने वह युवा लड़की जो तांग हुआन को लेकर आई थी ने भी ये देखकर एक अदृश्य आह भरी। ऐसा लग रहा था कि इस ग्राहक के 200 स्वर्ण सिक्के वापस नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि ये 200 सोने के सिक्के उसकी जान बचाने के बराबर थे। 5 तत्वों की धातु की काया, यदि वह उन्हें अपनी सच्ची अग्नि के साथ मिला दे तो वह निश्चित रूप से असफल हो जाएगा। 5 तत्वों में से अग्नि ने धातु का प्रतिकार किया। जब धातु विशेषता वाले मार्शल योद्धाओं को सच्ची अग्नि के साथ जोड़ा गया तो आत्माशिरा द्वारा झेली गई क्षति अन्य विशेषताओं वाले मार्शल योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक थी। अपने आसपास की आवाजें सुनकर तांग हुआन का शरीर कांप उठा। उसका दिल ठंडा हो गया, लेकिन उसने अपना हाथ वापस लेने की इच्छा का विरोध किया और तुरंत इनविगोरेटेड मेरिडियन स्पिरिट आर्ट को सक्रिय कर दिया। दांतीन के अंदर कड़ाही तेजी से घूमने लगी। उस क्षण तांग हुआन ने महसूस किया कि एक अत्यंत समृद्ध और गर्म क्यूई उत्तेजित हो रही है जो स्तंभ से होकर उसके हाथों में प्रवेश कर रही है। उसी क्षण वह आत्मा की नस का पीछा करते हुए कड़ाई में जा घुसा। पलक झपकते ही गर्म ऊर्जा वास्तविक ऊर्जा के साथ मिल गई और एक बार फिर आध्यात्मिक शिरा का अनुसरण करते हुए उसकी बाहों की ओर बढ़ गई। बस, फायर शेडो टोटेम अचानक कंपन करने लगा और एक धीमी तथा गहरी भिनभिनाने वाली ध्वनि निकालने लगा। इसी समय स्तंभ के भीतर आग का गोला भी धीरे धीरे सफेद से लाल हो गया, जिससे तीव्र लाल आभा निकलने लगी। हम तुरंत ही आश्चर्य से भरी फुसफुसाहटें उठने और बंद होने लगीं। काउंटर पर मौजूद असंख्य मार्शल योद्धा इस अचानक हुए हंगामे से घबरा गए और उनकी निगाहें एक एक करके तेजी से केंद्र क्षेत्र की ओर चली गईं। क्या वह हथियार कारीगरों की योग्यता का परीक्षण करने के लिए ज्वाला टोटेम का उपयोग कर रहा है? लौ मूलतः सफेद थी। क्या ये हो सकता है कि इसमें धातु जैसी प्रकृति हो? टस्क लपटें वास्तव में लाल हो गई हैं। ऐसा लगता है कि उनमें रिफाइनर बनने की क्षमता है। इसका क्या उपयोग है? धातु विशेषता वाले शरीर के लिए यह पहले से ही काफी अच्छा है कि वह आधे मीटर की लंबाई वाली लौ को प्रज्वलित करने में सक्षम हो। एक कारीगर बनने के लिए कम से कम 2 मीटर ऊंची लौ की आवश्यकता होगी। वह युवक बहुत परिचित लग रहा है। मैं सचमुच उसे कहीं देखना चाहता हूँ। भीड़ में उत्साहपूर्वक चर्चा हुई। यद्यपि वे आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया।
इस हथियार भंडार में हर कुछ दिनों में एक युवक 200 स्वर्ण सिक्के खर्च करके ये प्रयत्न था कि क्या उसमें शोधक बनने की प्रतिभा है। इस स्थान पर अक्सर आने वाले मार्शल योद्धाओं का एक हिस्सा अक्सर इस दृश्य को देखता था, लेकिन ये दुख की बात थी कि उनमें से बहुत कम ही 2 मीटर के आकार तक पहुंच पाते थे। यहाँ तक कि 5 तत्वों अग्निगुण वाले मार्शल योद्धाओं में भी शोधक बनने की प्रतिभा नहीं थी। अग्नि टोटेम के बगल वाले व्यक्ति का तो कहना ही क्या, जो 5 तत्वों का था। वे सभी जानते थे कि उनका शरीर थकावट से टूटने वाला है, लेकिन यदि वे इसी तरह चलते रहे तो ये केवल एक मजाक बनकर रह जाएगा। कई मार्शल योद्धाओं ने तांग हुआन को देखा, जो स्तंभ के सामने एक गतिहीन मूर्ति की तरह बैठा था, और उनके चेहरों पर एक चिढ़ाने वाली और उपहासपूर्ण मुस्कान भी दिखाई दी। लेकिन कुछ ही देर बाद उनके चेहरों की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उनकी आंखों में गहरा आश्चर्य छा गया। फायर शैडो टोटेम के अंदर जब ज्वाला पूरी तरह से लाल हो गई तो वह वास्तव में तेजी से ऊपर उठने लगी। कुछ ही सांसों में गहरे लाल रंग की लौ लाल स्तंभ पर बने पहले गोलाकार पैटर्न से होकर गुजर चुकी थी। ये गोलाकार पैटर्न वास्तव में स्तंभ पर अंकित संख्या के समान थे। पहले वृत्त का अर्थ था 1 मीटर ऊंचा, दूसरे वृत्त का मतलब था 2 मीटर, और इसी प्रकार आगे भी। तुम पहले से ही मुझसे 1 मीटर दूर हो। सभी लोग एक दूसरे को अछूते आश्चर्य से देखने लगे। हालांकि इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया करने का मौका पाते, एक और भी अधिक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। आग की लपटें लगातार बढ़ती रहीं और रुकने का कोई संकेत नहीं मिला। कुछ ही देर बाद लाल चमक के नीचे दूसरा रून स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। 2 मीटर। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास पहले से ही रिफाइनर बनने की योग्यता है? हिस धातु तत्व शरीर परिशोधक। सभी को अपनी आंखों पर विश्वास करना कठिन लगा। यहाँ तक कि दूसरी और तीसरी मंजिल पर भी लोग चौंक गए। वे सभी रेलिंग पर झुक गए और आश्चर्य से नीचे देखने लगे। ये केवल 2 मीटर है, लेकिन यह रिफाइनर बनने के लिए न्यूनतम आवश्यकता तक पहुंच गया है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। एक मार्शल योद्धा जो इस बात से आश्वस्त था कि तांग हुआन द्वारा उत्सर्जित लपटें आधे मीटर से अधिक नहीं होंगी, जब उसे होश आया तो उसने अपने चेहरे पर चुभन महसूस की, जिसके बाद वह अपने होठों को सिकोड़कर जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन इससे पहले कि हंसी गायब हो जाए, मार्शल वॉरियर्स ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया। उसकी आंखें चमक उठी और उसका चेहरा गुस्से से जल रहा था। फायर शैडो टोटेम के अंदर आग की लपटें इतनी तेजी से उठ रही थी कि उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था, और ये तेजी से बढ़ती जा रही थी। 3 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। ये पहले से ही 4 मीटर लंबा है। हथियार भंडार में लगभग सभी के चेहरे पीले पड़ गए। यहाँ तक कि 5 तत्वों की अग्नि के मार्शल योद्धाओं को भी फायर शैडो टोटेम के भीतर 4 मीटर ऊंची ज्वाला प्रज्वलित करने पर प्रतिभाशाली माना जा सकता है। 5 तत्वों की धातु के मार्शल योद्धाओं का तो कहना ही क्या। जब एक कारीगर बनने की कठिनाई की बात आई तो भले ही धातु विशेषता वाले मार्शल योद्धा 5 तत्वों में नंबर 1 नहीं थे, वे केवल जल विशेषता वाले मार्शल योद्धाओं के बाद दूसरे स्थान पर थे। इसी प्रकार इस फायर शैडो टोटेम के भीतर धातु विशेषता मार्शल योद्धाओं की सामान्यतः प्रदर्शित योग्यता भी अंतिम 1 या 2 थी। ओनो महाद्वीप के बड़े शहरों की हथियार दुकानों में कई फायर शैडो टोटेम थे। अक्सर अफवाहें फैलती थी कि किसी बड़े शहर की हथियार की दुकान में एक ऐसा हथियार बनाने वाला व्यक्ति निकला है जो 4 से 5 मीटर तक आग जला सकता है। हालांकि वे सभी लोग अग्निगुण वाले मार्शल योद्धा थे। 5 तत्वों में से कोई भी धातु तत्व या जल तत्व श्रेणी से संबंधित नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ लकड़ी और मिट्टी के थे, लेकिन उनकी लंबाई केवल 2 से 3 मीटर थी। वे उतने आश्चर्यजनक नहीं थे जितने उसने उस समय देखे थे। इसके अलावा उसके सामने के स्तंभ में आग की लपटें लगातार ऊंची उठती जा रही थीं। 4 मीटर निश्चित रूप से उसकी सीमा नहीं थी। देखो देखो, ये पहले से ही 5 मीटर लंबा है। शंघाई की हथियार दुकान के ऊपर और नीचे हर कोई अपनी जीभ बांधकर तेजी से चमकते और चमकदार लाल स्तंभ को देख रहा था। खंबे से कुछ ही दूरी पर सफेद पोशाक वाली युवा लड़की ने बहुत पहले ही अपनी गोल आंखें बड़ी कर ली थीं। उसके सुंदर चेहरे पर एक अछूता आश्चर्य देखा जा सकता था। खंबे के नीचे तांग हुआन का शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला। इस समय वह पहले से ही पूरी तरह से शांत हो चुका था और एकाग्र हो चुका था। अपनी मार्शल आर्ट को प्रसारित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। लगातार स्तंभ में गर्म हवा को अवशोषित कर रहा था और अपनी सच्ची क्यूई को बाहर भेज रहा था। तांग हुआन ने पहले ही आसपास की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया था। बस जैसे जैसे आग की लपटें उठती रहीं, लाल स्तंभ कांपता रहा। 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर। शुरुआत में दुकान से अभी भी समय समय पर आश्चर्य की चीखें सुनाई देती रहीं, लेकिन जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ती गई, दुकान में शांति बढ़ती गई। जब आग की लपटें 8 मीटर तक पहुंच गई तो पूरा इलाका इतना शांत हो गया कि पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। केवल खंभे के लगातार हिलने की आवाज ही सुनी जा सकती थी। हर कोई अचंभित था। उनके चेहरे और बाहें आश्चर्य और अविश्वास से भरी थी, जिन्हें किसी भी तरह से छिपाया नहीं जा सका। मार्शल वॉरियर्स की एक धातु विशेषता वास्तव में फायर शैडो टोटेम से 8 मीटर ऊंची ज्वाला उत्पन्न करने में सक्षम थी। प्राचीन काल से लेकर अब तक अग्निगुण वाले मार्शल योद्धाओं ने भी शायद ही कभी ऐसी कोई चीज देखी हो जिस तक पहुंचना कठिन हो। अंत में उनमें से कोई भी उपकरण शोधन महान मास्टर नहीं थे। यह आदमी कहां से आया? उनकी प्रतिभा वास्तव में बहुत उत्कृष्ट थी। हर कोई आश्चर्यचकित था। उनके लिए इससे भी अधिक अकल्पनीय बात यह थी कि 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी आग की लपटें तेजी से बढ़ रही थीं। 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर। लाल स्तंभ 12 मीटर ऊंचा था और लपटें भी 12 मीटर ऊंची थी। व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित लपटें वास्तव में पूरे फायर शैडो टोटेम से गुजरते हुए चरम पर पहुंच गई थीं। हर कोई पूरी तरह से सुन्न था। उनकी आंखें बड़ी खुली हुई थीं और मुंह खुला हुआ था। वे मिट्टी की कठपुतलियों की तरह निश्चल थे। चाहे वह पहली मंजिल हो या दूसरी या तीसरी मंजिल, शैडो फायर टोटेम से निकलने वाली आग जैसी लाल चमक ने व्यवहारिक रूप से हर किसी की आत्मा को चूसने के लिए मजबूर कर दिया। एट नोवेल बर्नेट एट। क्या वास्तव में इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो टोटेम ज्वाला का इस हद तक उपयोग कर सकता है?
क्या इस आदमी को अब भी इंसान माना जा सकता है? शिल्पकला के मामले में उन्हें प्रतिभाशाली माना जा सकता था, लेकिन उनके द्वारा उत्पन्न लपटें वास्तव में फायर शेडो टोटेम की सीमा तक पहुंच गई थी। यदि फायर शेडो टोटेम कुछ मीटर ऊंचा होता तो क्या उसके द्वारा नियंत्रित लपटें बढ़ती नहीं रहती? 12 मीटर एक अप्राप्य और भयावह संख्या थी। यह उन असंख्य मार्शल योद्धाओं के लिए पर्याप्त था जो शोधक बनना चाहते थे। ये चला गया। तभी तांग हुआन जो खंबे के सामने खड़ा था, ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने से जाग गया हो। उसने बुदबुदाया और अवचेतन रूप से अपनी हथेलियां वापस ले लीं। अभी कुछ क्षण पहले स्तंभ में मौजूद गर्म क्यूई अचानक गायब हो गई। लगभग उसी समय जब तांग हुआन ने अपनी हथेली वापस खींची, फायर शेडो टोटेम के अंदर आग की लपटें तेजी से कम होने लगीं। तांग हुआन, जिसने अभी अभी अपनी आंखें खोली थीं, उसने अपनी आंखों के सामने एक लाल रोशनी चमकती हुई महसूस की और खंबे के नीचे की लपटें एक गेंद बन गई और लपटों में लाल रंग भी जल्दी से फीका पड़ गया और एक पल में लपटों का गोला एक बार फिर पारदर्शी हो गया और खंबा जो लंबे समय से काम रहा था वह भी शांत हो गया। फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मेरी लॉ कितने मीटर की थी? तांग हुआन सफेद पोशाक वाली लड़की को देखने से खुद को रोक नहीं सका और उससे घबराहट में पूछा। उसे पहले अपनी आंखें खोलनी चाहिए थी और फिर अपने हाथ वापस खींच लेने चाहिए थे, क्योंकि इस तरह उसे पता चल जाता कि टोटेम की लपटें कितनी प्रबल थीं। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, तांग हुआन ने देखा कि यहाँ का माहौल बेहद अजीब था। स्टार ओशन वेपन शॉप में सन्नाटा पसरा था। लगभग सभी के चेहरे पर एक जैसा भाव था। वे सभी अचंभित थे, मानो उन्होंने कुछ अत्यंत चौंकाने वाली बात देख ली हो। इस दृश्य से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्थान ठहर गया हो। इस स्थिति ने तांग हुआन को और भी अधिक आशंकित महसूस कराया। और भी अधिक आशंकित महसूस करते हैं। 10-12 मीटर। तांग हुआन के शब्दों को सुनकर सफेद पोशाक वाली लड़की को आखिरकार होश आ गया। उसकी काली आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और उसने बड़ी मुश्किल से लार ली और ये शब्द थूक दिए। 12 मीटर। तांग हुआन प्रार्थना की चटाई से एक स्प्रिंग की तरह उछल पड़ा। जब उन्हें पता चला कि उनके पास 5 तत्व धातु संविधान है तो उन्हें इसकी ज्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने फिर से प्रयास करना जारी रखा। बात बस इतनी थी कि वह इसे देने को तैयार नहीं था, क्योंकि ड्रैगन शेडो टोटेम की कीमत 200 स्वर्ण सिक्के थी। लेकिन तांग हुआन ने कभी नहीं सोचा था कि वह जो लपटें जला सकता है वे वास्तव में 12 मीटर की दूरी तक पहुंच जाएंगी। ट्रू फायर के लिए 4 मीटर और ट्रू फायर के लिए 12 मीटर का इनाम जिंघाई की हथियार दुकान द्वारा निर्धारित मानक से कहीं अधिक था। सदमे की कुछ देर की अवधि के बाद तांग हुआन के दिल की घबराहट गायब हो गई थी। उसकी आंखें अपार खुशी से भरी हुई थीं और वह बेकाबू होकर अपनी हथेलियां रगड़ रहा था और हंस रहा था। मिस, उस बारे में अब क्या आप मुझे 200 स्वर्ण सिक्के और सच्ची आग का एक हिस्सा दे सकते हैं? ओह, मानो वह किसी सपने से जागी हो। सफेद पोशाक वाली लड़की तेजी से काउंटर की ओर भागी। कुछ ही क्षणों बाद वह हाथ में ट्रू फायर की एक बोतल और सोने के सिक्कों से भरा एक थैला लेकर वापस दौड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, तो फिर मैं पहले विदा लूंगा। तांग हुआन ने इसे स्वीकार कर लिया। सोने के सिक्कों को गिनने की जहमत उठाए बिना वह जल्दी से हथियार की दुकान से बाहर चला गया। उसे पहले ही यह एहसास हो चुका था कि वह कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया है, क्योंकि आसपास की निगाहों से उसे थोड़ा डर लग रहा था। उसके लिए यह बेहतर था कि वह जल्द से जल्द वहां से चला जाए। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। जिस क्षण तांग हुआन का शरीर गायब हुआ, हथियार भंडार से अनगिनत चीखें सुनी जा सकी। ऐसा लग रहा था कि तेज आवाज पूरी इमारत को उलट देगी। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वह युवक 12 मीटर आकार का अग्नि टोटम प्रज्वलित करने में सक्षम होगा। ये 12 मीटर है, 2 मीटर नहीं। हथियार भंडार की यह यात्रा सही थी। आज मैंने वास्तव में अपनी क्षितिज को व्यापक बना लिया है। अफवाह है कि कुछ साल पहले हेवनली फोर्जिंग सिटी में एक व्यक्ति था जो 12 मीटर लंबी टोटेम ज्वाला को प्रज्वलित करने में कामयाब रहा था। क्या तुम सच में हो? बेशक ये सच है। हालांकि वह व्यक्ति एक महिला प्रतीत होती है। इसके अलावा उसके पास 5 तत्वों की अग्नि का शरीर है। कौन जानता है यह व्यक्ति कहां से आया है? यदि वह अपनी सच्ची अग्नि के साथ सफलतापूर्वक विलय करने में सक्षम है तो हमारे सम्मान महाद्वीप में संभवतः एक और उपकरण शोधन महान मास्टर होगा जो कई वर्षों से पहले प्राचीन और आधुनिक दुनिया को हिला सकता है। हर कोई बार बार चिल्ला रहा था और अपने सीने में लंबे समय से जमा हुए सदमे और भय को बेतहाशा व्यक्त कर रहा था। हाँ, तो क्या हुआ अगर आपकी लंबाई 12 मीटर है? आपको अभी भी ट्रू फायर को सफलतापूर्वक फ्यूज करने में सक्षम होना होगा। मत भूलिए, उनका शरीर धातु गुण वाला है और ट्रू फायर को फ्यूज करने की कठिनाई एक साधारण मार्शल योद्धा से कहीं अधिक है। यदि मैं सच्ची अग्नि के साथ जुड़ने में असमर्थ हूं तो चाहे मेरी प्रतिभा कितनी भी प्रबल क्यों न हो, सब बेकार हो जाएगा। अचानक एक हल्की कर्कश आवाज सुनाई दी जो विस्मय के बीच अत्यंत कनभेदी लग रही थी। बोलने वाला व्यक्ति मार्शल योद्धा था जिसने पहले कहा था कि लपटें आधे मीटर से अधिक नहीं थीं और उसने असहमति में अपने होंठ भींचे। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि कई क्रोधित निगाहें उसकी ओर घूम रही थीं जो स्पष्ट रूप से उसके उपहास से असंतुष्ट थीं। ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। मार्शल योद्धाओं को अपने दिल की गहराइयों में कमजोरी महसूस हुई। जबरदस्ती मुस्कुराने के बाद उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और दुकान से बाहर निकल गया। ये देखकर आसपास के कुछ योद्धा जो अपनी मुठ्ठियां भींचे हुए थे उसके पास चले आए। तभी वे घृणा से नाक बांध सिकोड़कर जीवन चर्चा में शामिल हो गए। अब मुझे याद आ गया। उस आदमी का नाम तांग हुआन लगता है और वह शहर के उत्तरी हिस्से में रहता है। उसका स्वामी एक निम्न स्तरीय परिशोधक प्रतीत होता है और मैंने पिछले वर्ष निम्न स्तरीय हथियार बनाने में मदद के लिए उसके स्वामी को ढूंढने का प्रयास किया था। लेकिन जब उसका स्वामी आसपास नहीं था तो उसने ही मेरा उपचार किया। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आत्मा की नस भी नहीं खोल पा रहा था। पिछले साल एक साधारण व्यक्ति था। असंभव है ना? लोहार की दुकान के पीछे वाले आंगन में वापस लौटते हुए इससे पहले कि तांग हुआन बैठ पाता, उसने अधीरता से अपने बैग से ट्रू फायर बॉटल निकाल ली। बोतल में तैरती हुई ज्वाला की गेंद को देखकर वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। प्यार 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 प्यार
प्यार प्यार प्यार। हालांकि उसने तलवारें बेचकर प्राप्त 500 स्वर्ण मुद्राएं खर्च नहीं की थीं और सच्ची आग प्राप्त करने का तरीका अप्रत्याशित था, फिर भी वह इस चीज को पाने में कामयाब रहा। लेकिन उत्साह के बाद तांग हुआन ने बाहें सिकोड़ लीं और गहरी सोच में डूब गया। यदि फायर शेडो टोटेम न होता तो उसे अब भी पता नहीं चलता कि उसका शरीर 5 तत्वों वाली धातु से बना है। 5 तत्वों अग्नि के मार्शल योद्धाओं की तुलना में इस तरह की काया और सच्ची अग्नि को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने में कठिनाई कई गुना अधिक कठिन थी। ये परेशानी वाली बात होगी, तांग हुआन ने आग भरते हुए कहा। यह ठीक है यदि यह अग्नि तत्व नहीं है, लेकिन लकड़ी तत्व और पृथ्वी तत्व भी हो सकता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह धातु तत्व होगा। सच्ची आग के साथ विलय की सफलता दर के संदर्भ में जल विशेषता मार्शल वॉरियर सबसे कम थी। पानी ने आग का जवाब दिया। समलन की प्रक्रिया के दौरान सच्ची आग लगातार कमजोर होती जाएगी। कमजोर हो चुकी सच्ची आग को अब भी सच्ची आग कैसे माना जा सकता है? हालांकि खतरे की दृष्टि से धातु तत्व का प्रभाव सबसे अधिक था। जब सच्ची आग को मिला दिया गया तो सच्ची आग मार्शल योद्धाओं की आत्मा नस को भी पिघला सकती थी। यहाँ तक कि 100 धातु विशेषता वाले मार्शल योद्धाओं के साथ भी उनमें से एक भी ऐसा नहीं हो सकता जो ट्रू फायर के साथ सफलतापूर्वक जुड़ सके। चूंकि हमने पहले ही सच्ची आग प्राप्त कर ली है तो हम ऐसे कैसे हार मान सकते हैं? तांग हुआन का चेहरा अस्थिर था। काफी देर के बाद उसने अपने दांत पीस लिए और बैठ गया। उन्होंने अपने हृदय में यह समझ लिया था कि इस शरीर में मूलतः शोधक बनने की योग्यता नहीं थी। इस शरीर द्वारा फायर शेडो टोटेम के भीतर इतनी भयावह 12 मीटर ऊंची ज्वाला उत्पन्न करने का मुख्य कारण नौयांग दिव्य भट्टी का अस्तित्व था। ये कड़ाही सच्ची आग के साथ विलय की कठिनाई को कम करने में सक्षम हो सकती है। मैं सफल हो या हारूं, ये सब इस एक कदम पर निर्भर करता है। अगर मैं सफल हो जाऊं तो जीवित रहूंगा, अगर मैं असफल हो जाऊं तो नष्ट हो जाऊंगा। तांग हुआन ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसका मन पहले जैसा शांत था। अगर वह अपनी 2 जन्मों की इच्छा पूरी करना चाहता तो ये कदम पीछे नहीं हटता। वो अगले ही पल तांग हुआन ने बिजली की गति से बोतल खोली और उसके मुंह को अपनी दाहिनी हथेली से ढक दिया। अचानक एक तीव्र गर्मी उठी और तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी हथेली लाल गर्म लोहे पर दबा रही हो। तुरंत ही उसकी हथेली में एक अवर्णनीय दर्द उभरा। तांग हुआन ने मुंह बनाया। उसका चेहरा कुछ भयावह और विकृत हो गया। कुछ ही क्षण बाद उसे अपनी हथेली से जलने की हल्की दुर्गंध महसूस हुई। इसे सहन करो, इसे सहन करो। तांग हुआन के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी, लेकिन उसने बलपूर्वक अपनी हथेली को बोतल से हटाने की इच्छा को रोका और स्फूर्तिदायक मेरिडियन की आध्यात्मिक कला को प्रसारित करने की पूरी कोशिश की। वह इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट था कि यदि वह सचमुच अपना हाथ छोड़ देगा तो उसके अंदर की सच्ची आग निश्चित रूप से बोतल से बाहर निकलकर बाहर आ जाएगी। बहुत जल्दी ही एक तीव्र गर्मी की किरण उसकी हथेली से होकर उसकी आत्मा की नस में प्रवेश कर गई। तांग हुआन को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा की नस में आग का एक गोला जल रहा हो। जलन और अधिक तीव्र हो गई और वह ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसका पूरा दाहिना हाथ हिंसक रूप से फड़क रहा था और उसकी आत्मा की नस जो गर्मी से भर गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे पिघलने वाली है। अरे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रिफाइनर इतने कम थे। इस तरह की पीड़ा कोई भी सहन नहीं कर सकता था। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि उनका शरीर 5 तत्वों वाली धातु जैसा था। रिफाइनर बनने की प्रक्रिया में उसे जो पीड़ा सहनी पड़ी वह एक सामान्य व्यक्ति की पीड़ा से कहीं अधिक थी। तांग हुआन ने अपने होठों को दबाया। हार मानने का कोई संकेत नहीं दिखाया। अगर वह सफल नहीं हुआ तो मर जाएगा। पृथ्वी पर सबसे कम उम्र के प्रगतिशील मास्टर के रूप में यदि वह ऑन अ कॉन्टिनेंट में आने के बाद इस दुनिया में एक शक्तिशाली हथियार नहीं बना सके तो किस तरह का मजा होगा? बस, लेकिन जैसे ही तांग हुआन गर्म क्यूई को निर्देशित करने के लिए अपनी सहज क्यूई का उपयोग करने वाला था, एक परिचित भिनभिनाने वाली ध्वनि अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी। इसके तुरंत बाद ऊष्मा की वह धारा आत्मा की शिरा के साथ तेजी से फैल गई, जैसे कि लोहे का बुरादा चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाता है। उसकी गति बढ़ गई, लेकिन गर्मी का प्रभाव बिल्कुल कम नहीं हुआ। वह जहां भी जाता उसकी मांसपेशियां कांपती रहती। तांग हुआन ने अपने दांतों को कसकर भींच लिया। उसने कोई आवाज नहीं की, लेकिन उसकी आंखें लगातार चौड़ी होती रहीं और उसका पूरा शरीर ऐंठने लगा रहा। उसके रोमछिद्रों से अधिकाधिक पसीना बहने लगा। पलक झपकते ही वह इतना भीग गया मानो वह कोई मुर्गी हो जिसे अभी अभी पानी से निकाला गया हो। पलक झपकते ही कई घंटे बीत गए। चिलचिलाती गर्मी अंततः उनके डेंटिन तक पहुंच गई, लेकिन गर्मी बंद नहीं हुई। ये बोतल से बाहर निकलता रहा और उसकी हथेली में घुस गया, फिर स्पिरिट नस के पीछे पीछे उसके पेट के निचले हिस्से तक पहुंच गया। तांग हुआन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। उसकी दोनों आंखें उभर आए और वह अपने दांत भींचकर सह रहा था। उसका सुंदर चेहरा पहले ही बैंगनी लाल रंग में सूज चुका था और उसका तनावग्रस्त शरीर छलनी की तरह कांप रहा था। लगातार तेज गर्मी से जलते हुए तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर फट जाएगा। तांग हुआन के शरीर से अत्यंत तीव्र गर्मी निकल रही थी। उसकी त्वचा लाल होती जा रही थी। जब उसने सांस ली तो उसके नथुनों से हवा नहीं बल्कि 2 लपटें निकलती प्रतीत हुई। यहाँ तक कि उसके शरीर के 36,000 छिद्र भी हर समय गर्म भाप छोड़ते प्रतीत होते थे। तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर पिघलकर रस में बदल जाएगा। यद्यपि नौयांग दिव्य भट्टी सच्ची आग के अवशोषण को बहुत तेज कर सकती थी, लेकिन यह उस दर्द को कम नहीं कर सकती थी जो तांग हुआन को सच्ची आग को अवशोषित करते समय सहना पड़ा था। दर्द न केवल उसके अंगों और हड्डियों तक फैल गया, बल्कि उसके आंतरिक अंगों और यहाँ तक कि उसकी आत्मा तक भी पहुंच गया। तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा धधकती लपटों से घिर गई हो। गर्मी के प्रकोप से उसकी आत्मा कांपने लगी और उसकी चेतना भी धुंधली हो गई। लेकिन जब तांग हुआन को लगा कि वह गिरने वाला है तो उसने अचानक महसूस किया कि उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया है। गर्मी का अंतिम अंश अंततः उसके डेंटिन और कड़ाई में प्रवाहित हो गया। प्लॉप! फिर तांग हुआन अपनी पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा, जैसे कोई प्यासी मछली किनारे की ओर कूद रही हो। उसने अपना मुंह खोला और सांस लेने के लिए हौंफने लगा, यहाँ तक कि अपनी उंगली भी नहीं हिला पाया।
क्या ये बच्चा सफल हुआ? उनकी छोटी छोटी आंखों में आश्चर्य और खुशी झलक रही थी जिसे छिपाना मुश्किल था, और उन्होंने कहा, न केवल वह सफल हुआ बल्कि उसकी गति कल्पना से परे है। एक सामान्य व्यक्ति को ट्रू फायर के एक समूह को फ्यूज करने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे, लेकिन यह बच्चा यहाँ आधे घंटे से भी कम समय से है। बूढ़े आदमी ओ को ट्रू फायर को फ्यूज करने में कितना समय लगा? 2 घंटे। अस्क, यह बच्चा अपने मालिक से भी ज्यादा तेज है। इसके अलावा इस बच्चे की योग्यता ओल्ड मैन ओ की तुलना में बहुत अधिक है। अपनी धातु विशेषता वाली काया के साथ वह वास्तव में ड्रैगन शैडो टोटम के अंदर 12 मीटर की ज्वाला जला सकता है। मुझे आश्चर्य है कि बूढ़े आदमी ओ के पास कितने मीटर पुरानी लो थी। यह बहुत अच्छा होगा यदि वह 4 या 5 मीटर लंबा हो जाए। मोटे बूढ़े आदमी ने अपनी मांसल टोड़ी को चुटकी से दबाया और हंसा। वह सचमुच पेड़ से नीचे सांप की तरह सरक रहा था। उसकी हल्की और फुर्तीली चाल उसके मोटे शरीर के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त थी। आंगन में तांग हुआन काफी देर तक चुपचाप लेटा रहा, फिर धीरे धीरे होश में आया और वापस बैठ गया। मैंने ये किया है। अपने सामने पड़ी खाली ट्रू फायर बोतल को देखकर तांग हुआन मूर्खतापूर्ण हंसी हंसा। यद्यपि नौयांग दिव्य भट्टी उसके दर्द को कम नहीं कर सकी, लेकिन इसने सच्ची आग के साथ विलय की प्रक्रिया को बहुत छोटा कर दिया था। मुझे आश्चर्य है कि अब मेरे शरीर में सच्ची आग के साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद तांग हुआन ने एक गहरी सांस ली और सभी विचलित करने वाले विचारों को दूर कर दिया तथा अपने निचले पेट पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि अभी भी बहुत गर्मी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि तांग हुआन का पेट वास्तव में बहुत गर्म था और उसे पहले जैसा असहनीय दर्द महसूस नहीं हुआ। लगभग उसी समय नौयांग दिव्य भट्टी उनके मन में प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद उन्होंने पाया कि कड़ाई के अंदर गहरे लाल रंग की ज्वाला का एक गोला था, लेकिन ज्वाला के हृदय में ज्वाला के गुच्छे का आंतरिक भाग, जो कि सार से संघनित लग रहा था, एक चमकदार सफेद रंग दिखा रहा था। तो यह ऐसा ही है। तांग हुआन चौंका और फिर वह जाग गया। जिस क्षण नौयांग दिव्य भट्टी प्रकट हुई, तांग हुआन को पता था कि यद्यपि यह उसके मन में प्रकट हो सकती है, परंतु वास्तव में यह उसके मन में मौजूद नहीं हो सकती। हालांकि तांग हुआन थोड़े समय में यह निर्धारित करने में असमर्थ था कि वह कहाँ था, लेकिन अब वह समझ गया कि नौयांग दिव्य भट्टी उसके डेंटियन में थी। ज्वाला हृदय सफेद था, संभवतः इसलिए क्योंकि इसमें धातु का गुण था। थोड़ी देर के बाद तांग हुआन ने अपना मन शांत किया और आत्मिक कला को स्फूर्तिदायक मेरिडियन प्रसारित करने की कोशिश शुरू कर दी। बस कड़ाही कांप उठी, प्रज्वलित ऊष्मा क्यूई के साथ मिल गई और तेजी से आत्मा की शिरा से होकर गुजरी। जहां भी गर्मी प्रवाहित होती, तांग हुआन को ऐसा महसूस होता जैसे उसके सभी छिद्र फैल रहे हों। यह बेहद आरामदायक था। उन्होंने अपनी सच्ची क्यूई को 3 आत्मिक शिराओं के माध्यम से कुछ बार प्रवाहित किया और अपनी सारी थकान दूर कर दी। तांग हुआन का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने अचानक अपनी क्यूई का उपयोग करके चौथी आत्मा शिरा की ओर दौड़ लगा दी। ये साफ हो गया। एक पल के बाद तांग हुआन दंग रह गया। चारों आत्मा नसें नीचे गिर गई थीं और आसानी से खुल गई। इस अवधि के दौरान रुकावट की कोई भावना नहीं थी। उसने यह बात अचानक सोची थी, लेकिन उसे लगा कि यह सचमुच सफल होगा। ट्रू फायर के साथ विलय के बाद उसकी झेकी कितनी बढ़ गई थी। तांग हुआन को सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि जैसे ही वह अपनी आत्मा तकनीक को प्रसारित करके पहली 3 आत्मा नसों का विस्तार करने वाला था, एक जोरदार धमाके की आवाज ने उसे अचानक जगा दिया। तांग हुआन को झटका लगा। वह लोहार की दुकान के सामने पहुंचा। उसने देखा कि दुकान का दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर गया था। एक 17-18 साल का काला लबादा पहने युवक अंदर आया। उसकी कमर में तलवार लटक रही थी। उसका शरीर लंबा और सीधा था। उनके साथ 3 अन्य युवक भी थे, जो प्रभावशाली रूप से तांग होंग, तांग जियांग और तांग जुनजी थे। तांग चाओ। तांग हुआन ने पहले तो बाहें सिकोड़ी, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता का एक अतिरिक्त भाव था। वह तांग चाओ से केवल 1 वर्ष बड़ा था, लेकिन उसकी प्रतिभा उससे कहीं अधिक अच्छी थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कुछ समय पहले ही छठी मेरिडियन खोल ली थी और मार्शल डिसाइपल्स के दूसरे चरण में आगे बढ़ गए थे। इसके अलावा तांग चाओ हमेशा साधना में मेहनती रहा था, इसलिए उसकी ताकत तांग होंग जैसे प्लेबॉय से कहीं अधिक थी। लेकिन फिर भी तांग हुआन को जरा भी डर नहीं लगा। पलक झपकते ही तांग हुआन ने तांग होंग और अन्य 2 की ओर एक नजर डाली और उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभर आई। तांग होंग, पिछली बार कैसा लगा? ऐसा कहते हुए तांग हुआन तेजी से आगे बढ़ा और अपना कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो गया। तांग होंग, तांग जियांग और तांग जुनजी के हाव भाव बदल गए, क्योंकि वे अवचेतन रूप से पीछे हट रहे थे। हुन्फ, ये देखकर काले कपड़े पहने तांग चाओ नामक युवक अपनी हंसी नहीं रोक सका। तांग होंग और अन्य 2 को होश आया और वे तुरंत वहीं रुक गए। उनके चेहरे तुरंत लाल हो गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनमें आग लग गई हो। तांग होंग गुस्से में चिल्लाया, तांग हुआन, घमंडी मत बनो, पिछली बार मैं लापरवाह था। एक झटके के साथ तांग होंग ने अपनी तलवार निकाली और तांग हुआन की ओर झपटा। जो है सामने रखो। तांग हुआन हंसा और हथियार रैक से एक तलवार निकाली। जिस क्षण तलवार उसके हाथों में आई, तांग हुआन की पूरी आभा बहुत बदल गई, जैसे कोई अजगर रसातल में छिपा हो, मानो वह किसी भी समय राक्षसी लहरें पैदा कर सकता हो। तांग होंग के बाल खड़े हो गए थे और उसका चेहरा अशांत था। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उस दिन की त्रासदी ने पहले ही उस पर अपनी छाया छोड़ दी थी। तांग हुआन का सामना करते हुए उसके दिल की गहराइयों में डर भर गया। छोटे होंग, नीचे उतरो। इस बिंदु पर तांग चाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और गुर्राया। हाँ, दूसरे भाई। तांग होंग ने तांग हुआन को भयंकर नजरों से देखा। वह बहुत अनिच्छुक लग रहा था, लेकिन उसके हाथ की तलवार जल्दी से म्यान में वापस चली गई, जैसे कि उसे भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। तांग हुआन, हालांकि मेरा ये छोटा भाई उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसे सबक सिखाना तुम्हारे जैसे कमीने के बस की बात नहीं है। तांग चाओ ने तांग हुआन को घूरते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह गर्वित दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उपहास और तिरस्कार का भाव झलक रहा था।
यद्यपि उन्हें तांग परिवार की युवा पीढ़ी के बीच प्रतिभाशाली नहीं माना जाता था, फिर भी वे परिवार के एक साधारण शिष्य से कहीं आगे थे। यद्यपि उसने न्यूलैंड उग्र लहरें शहर में कई बार तांग हुआन को देखा था, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति को परेशान करने की जहमत नहीं उठा सकता था जो सच्ची क्यूई की खेती भी नहीं कर सकता था। वह तांग होंग और अन्य लोगों द्वारा उसके साथ परेशानी मोल लेने की हरकतों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन इस बार वह तांग होंग के पक्ष में खड़ा नहीं हो सका, चाहे वह कितना भी उलझन में था। तांग होंग अभी भी उसका छोटा भाई था। मैं एक कमीना बच्चा हूं तो तांग तियनरेन जो मेरे लिए एक कमीना बच्चा है, क्या माना जाएगा? उसका दाहिना हाथ जो तलवार की मूठ को पकड़े हुए था थोड़ा कांप उठा। उसकी स्मृति में गहराई से बसा ये युवक जिस शब्द से सबसे अधिक नफरत करता था वह था बास्टर्ड शब्द। जब वह इसे सुनता था, प्यार 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 प्यार। तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना अपमानजनक होने की? तांग चाओ की आंखें ठंडी हो गईं और उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। मूल रूप से मैंने केवल आपके हाथ और पैर को बाधित किया था, जिससे आपको थोड़ी सजा मिली थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपके लिए केवल एक हाथ और एक पैर रखना बहुत आसान है। भूल जाओ, आज मैं तुम्हें चाचा की तरफ से अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हारे दोनों हाथ और पैर तोड़ दूंगा ताकि तुम्हारी याददाश्त अच्छी हो जाए और तुम जान सको कि क्या कहना है और क्या नहीं। कोट। बेशर्मी से शेखी बघारना। तांग हुआन गुस्से से हंस पड़ा। उसकी स्पष्ट कांपती चीख के बीच उसके हाथ में तलवार एक ड्रैगन की तरह हो गई और उसने धीरे से उसे बाहर निकाला। उसकी गति तेज नहीं थी, लेकिन उसमें हत्या की मंशा छिपी हुई थी। तांग चाओ के होठों के कोने मुस्कुराहट में मुड़ गए। जैसे ही वह ऊपर की ओर छलांग लगाने लगा, उसका दाहिना पैर जमीन पर पटक गया। इस समय तांग चाओ एक खूंखार बाघ की तरह था जो अभी अभी अपने पिंजरे से बाहर आया हो। वह न केवल अत्यंत तेज था, बल्कि उसका आभामंडल भी अत्यंत प्रभावशाली था, और जिस क्षण उसका शरीर उच्चतम बिंदु पर पहुंचता था, ऐसा लगता था कि उसका आभामंडल भी शिखर पर पहुंच गया है। फिर उसने तांग हुआन के सिर पर मुक्का मारा। जहां भी मुट्ठी गुजरती, हल्की सी सीटी की आवाज सुनाई देती। हुयू मुट्ठी। तांग होंग, तांग जियांग और तांग जुंजी की आंखें ये देखकर चमक उठी। ये हुयू मुट्ठी भी तांग कबीले का एक निम्न स्तर का युद्ध कौशल था। इसका आक्रमण एक भयंकर बाघ की तरह था और इसकी आभा भयावह थी। वे सभी जानते थे कि तांग चाओ ने इस तरह की मुट्ठी तकनीक को पूर्णता के स्तर तक विकसित कर लिया था। अब जब उन्होंने कदम उठा लिया है तो मामला सचमुच ऐसा ही था। तांग हुआन को सबसे पहले इस प्रभाव का सामना करना पड़ा। तुरंत ही उसे तेज हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो आसमान से कोई बड़ा पत्थर गिरा हो। एटट नोवेल बिन एटट, जैसा कि दूसरे रैंक की उम्मीद थी, घूमता हुआ ड्रैगन समुद्र में जाता है। हालांकि उसे तांग होंग और बाकी लोगों के साथ लड़े हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, तांग हुआन पूरी तरह से बदल गया था। पूरी तरह बदल गया। वह अपने दिल में बेहद शांत था और अपने दिल में सूंघता था। फिर अचानक तलवार की दिशा बदल देता है और पहले रूप से तीसरे रूप तक तलवार की नोक कांपती है और वास्तव में बिजली की गति के साथ तांग चाओ के निचले पेट की ओर बहती है। क्यूई के प्रवाह के साथ तलवार से एक सघन और तीक्ष्ण इरादा निकला, मानो वह उसके पेट को फाड़ देगा। तांग चाओ को उम्मीद नहीं थी कि तांग हुआन की तलवार की तकनीक इतनी तेज और भयंकर होगी। उसका चेहरा हल्का सा काला पड़ गया जब उसने अचानक अपनी मुट्ठी को पंजे में बदल लिया और बिजली की गति से उसे तलवार की धार की ओर घुमाया। बम टक्कर की एक धीमी ध्वनि गूंजी। जिस क्षण हाथ का पंजा और तलवार का संपर्क हुआ, सच्ची क्यूई के दो सेटों में भयंकर टकराव हुआ और लंबी तलवार वास्तव में इसे और अधिक सहन करने में असमर्थ थी और तुरंत टूट गई, जिससे तांग हुआन के हाथ में केवल तलवार की मूठ रह गई, जबकि तलवार को तांग चाओ ने थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया और पास ही में एक खंभे पर जड़ दिया। वह टूटा। तांग हुआन थोड़ा चौंका, लेकिन वह अपने दिल में फूट फूट कर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। वह जानता था कि युवक के हथियार बनाने का कौशल खराब है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी बनाई तलवार इतनी कमजोर होगी कि एक बार भी नहीं झेल पाएगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसका मूल्य केवल एक सोने के सिक्के के बराबर था। उसने पहले तो सोचा था कि इसकी कीमत बहुत कम होगी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि इस तरह के हथियार को एक सोने के सिक्के में बेचना पहले से ही बहुत अधिक कीमत थी। हाँ, दूसरा भाई सचमुच अद्भुत है। ये कुत्ता भाई चाओ से लड़ने की हिम्मत करता है, कितना लापरवाह। भाई चाओ की हुयू मुट्ठी वास्तव में अधिकतम अभ्यास है। हालांकि इस आदमी द्वारा बनाया गया हथियार वास्तव में घटिया है। ये सोचना कि यह एक पल में टूट जाएगा, मैं तो यहाँ हंसते हंसते मर जाऊंगा। तांग हुआन हैरान था, लेकिन तांग होंग, तांग जियांग और तांग जुनजी सभी मुस्कुरा रहे थे। जिस क्षण तांग चाओ ने अपने पंजों से तलवार तोड़ी, उसके दोनों पैर जमीन पर आ गए, लेकिन वह बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। उसका शरीर एक बार फिर उछला और एक खूंखार बाघ की तरह तांग हुआन की ओर झपटा। लेट जाओ। तांग चाओ बाहों के बीच में कुटिलता से हंसा और एक बार फिर अपनी दाहिनी मुट्ठी से मुक्का मारा। गड़गड़ाहट के बल और मुश्किल कोनों के साथ उसकी मुट्ठी एक भारी हथौड़े की तरह तांग हुआन की छाती पर लगी। तांग हुआन अचानक अपनी मूर्छा से जाग उठा और वह उस युवक के बारे में शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका जिसने तलवार बनाई थी। बस दांतीन के अंदर नौयांग दिव्य भट्टी तेजी से घूमी और कड़ाई के भीतर एकत्रित असली ऊर्जा एक बार फिर धधकती गर्मी के साथ बाहर निकल आई। उस समय तांग हुआन स्पष्ट रूप से अपनी आत्मा की नस के माध्यम से एक झुलसाने वाली गर्म धारा को बहते हुए महसूस कर सकता था। एक क्षण में वह उसकी बाई मुट्ठी तक आ पहुंचा। बम। जिस क्षण दोनों मुट्ठियां आपस में मिली, तांग हुआन की मुट्ठी में संचित सहज क्यूई तुरंत बाहर आ गई। उसी समय मुट्ठी के प्रभाव के बिंदु से शक्ति क्यूई फैल गई। एक अतुलनीय रूप से झुलसाने वाली आभा फूट पड़ी और एक पल में आसपास का तापमान कई डिग्री तक बढ़ गया। डैंग डैंग डैंग। इस समय शक्ति क्यूई के प्रभाव से तांग हुआन को भी भारी झटका लगा और खुद को स्थिर करने से पहले उसे 6 कदम पीछे हटना पड़ा। तांग चाओ, जो अभी भी हवा में था, भी कुछ मीटर दूर तक उड़ा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। जब तांग होंग और अन्य दोनों ये दृश्य देखा तो वे दंग रह गए। उनके चेहरों पर मुस्कान जम गई। तांग हुआन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि तांग चाओ का पलड़ा भारी था।
लेकिन तांग हुआन की तलवार टूट जाने के बाद उसने जल्दबाजी में हमला कर दिया। हालांकि तांग चाओ ने केवल 3 कदम पीछे हटे, लेकिन पहले तो वह हवा में कुछ मीटर पीछे उछले और अपनी ताकत से पहले ही प्रभाव को कम कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बराबरी पर हैं। तांग हुआन ने कितनी आत्मा नसें खोली ताकि वह तांग चाओ के खिलाफ मुकाबला कर सके। क्या ये हो सकता है कि वह तांग चाओ जैसा ही है जो द्वितीय श्रेणी का मार्शल शिष्य है? हालांकि इस व्यक्ति के पास पिछले 10 या उससे अधिक वर्षों से कोई झेंकी नहीं थी। कुछ दिन पहले ही उसे पीट कर मार डाला गया था। वह एक क्षण में इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति हमेशा से ही सुअर होने का नाटक करता रहा हो? कुछ दिनों तक सुअर की तरह खेलना तो बहुत आसान था, लेकिन 10 साल से अधिक समय तक सुअर की तरह खेलना कोई साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। अगर ऐसा था तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा धैर्यवान था। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो तांग होंग, तांग जियांग और तांग जुनजी लगभग एक साथ काम उठे, लेकिन तुरंत बाद वे तांग चाओ से इतने सदमे में आ गए कि वे लगभग उछल पड़े। सच्ची आग, क्या आप सचमुच अपनी सच्ची अग्नि के साथ विलीन हो गए हैं? अभी अभी हुई टक्कर से उसकी पूरी मुट्ठी गेंद की तरह फूल गई थी, उसकी त्वचा काली पड़ गई थी, दर्द असहनीय था, और इतना ही नहीं, उसकी पूरी दाहिनी बाह में भीषण गर्मी थी जो जल रही थी। तांग परिवार के एक शिष्य के रूप में उनका अनुभव स्वाभाविक रूप से एक साधारण व्यक्ति की तुलना में अधिक था। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह दूसरे पक्ष की असली ऊर्जा से घायल हो गया है। इस तथ्य के अलावा कि दूसरा पक्ष पहले से ही सच्ची लौ के साथ जुड़ चुका था, उसके लिए सच्ची लौ को जोड़ने का कोई और तरीका नहीं था। एट नॉवल बन एट सच्ची आग के साथ मिलकर कोई भी कारीगर बन सकता है। तांग कबीले में इतने सारे लोगों के साथ वह केवल एक निम्न श्रेणी का लोहार था, फिर भी ये साला वास्तव में एक लोहार बन गया था। दूसरा भाई, वह एक कारीगर है, तांग होंग ने चिल्लाते हुए कहा और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। भाई जाओ, क्या ये हो सकता है कि आपका निर्णय गलत था? तांग जियांग ने भी आश्चर्य में कहा। ये कमीना रिफाइनर कैसे हो सकता है? तांग जुंजी को अपनी आंखों पर विश्वास करना और भी कठिन लगा। उन्होंने तांग चाओ की मूर्ति नहीं देखी थी, लेकिन उन्होंने इसे सुना था। 10 साल से अधिक समय तक सुअर का नाटक करना एक बात थी, लेकिन अब वह एक शोधक बनने का नाटक कर रहा था। इस दुनिया में कारीगर एक ऐसा अस्तित्व थे जो अतुलनीय रूप से पूजनीय थे। भले ही वह निम्न श्रेणी का कारीगर था, फिर भी उसे तीनों साम्राज्यों में अत्यंत उच्च दर्जा प्राप्त होगा। तांग हुआन, जिसे मूल रूप से उनके द्वारा कमीना या कुत्ते जैसा कहा जाता था, क्या भविष्य में उनके सिर पर कूदेगा? उन्हें इस परिणाम को स्वीकार करना कठिन लगा। आप सही कह रहे हैं, मैं सचमुच सच्ची आग के साथ जुड़ गया हूँ। तांग हुआन ने तांग चाओ की मुट्ठी पर नजर डाली और हंसते हुए कहा, तांग चाओ, भुने हुए सुअर के पैरों का स्वाद चखने के लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना होगा। इस समय उसके हृदय में भी अत्यंत आघात हुआ। हालांकि उसने अभी अभी अपनी चौथी आत्मा शिरा खोली थी और उसे जरा सा भी डर नहीं था, लेकिन दूसरे क्रम के मार्शल शिष्य तांग चाओ का सामना करते समय उसमें ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। विशेषकर जब तांग चाओ ने अपनी तलवार तोड़ दी थी तो वह चोट के लिए तैयार था। हालांकि उसने ये नहीं सोचा था कि सच्ची ज्वाला की शक्ति को अपनी सच्ची क्यूई के साथ मिलाने से इतनी भयावह विनाशकारी शक्ति पैदा होगी और तांग चाओ की भुजा तुरंत अपंग हो जाएगी। ये सुनकर तांग होंग और अन्य दो भी चौंक गए। उन्हें एहसास हुआ कि तांग चाओ घायल हो गया था। बहुत अच्छा तांग हुआन, तुम कमीने, अगर तुम अपनी सच्ची आग के साथ विलीन नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि तुम सच्ची आग के साथ विलीन हो गए हो तो तुम्हारा जीवन लगभग खत्म हो गया है। तांग हुआन की बाहें फड़क उठी, उसका दिल कांप उठा। तांग चाओ के शब्दों ने उसे क्रोध से भर दिया, लेकिन उन्होंने उसे याद भी दिला दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि बूढ़े लोहार, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक निम्न स्तर का लोहार था, के संरक्षण के अलावा वह अब तक इसलिए जीवित रह पाया था क्योंकि वह कभी भी सच्ची ऊर्जा विकसित करने में सक्षम नहीं हो पाया था। लेकिन अब न केवल उसके पास सच्ची ऊर्जा थी, बल्कि उसके पास सच्ची आग भी थी। तांग कबीला, विशेषकर वह दुष्ट महिला, संभवतः उसे कभी नहीं छोड़ेगी। चल दर, तांग चाओ ने तांग हुआन की ओर देखा, फिर चिल्लाया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाना? तुम्हें किसने जाने दिया? तांग हुआन को होश आ गया। उसके दिल में हत्या का इरादा उबलने लगा। वह ठंडी हंसी हंसने लगा और फिर उसने तांग चाओ के सिर की ओर एक मुक्का मारा। ये देखकर तांग चाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। वह अपना दाहिना हाथ बिल्कुल भी नहीं हिला सका और उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया जैसे कि यह एक सशर्त प्रतिव्रत था, लेकिन मुट्ठी बाहर निकलने से पहले उसने महसूस किया कि तांग हुआन पहले से ही उसकी सच्ची आग के साथ जुड़ गई थी और तुरंत छलांग लगाई, एक तरफ लुढ़क गया और तांग हुआन के शक्तिशाली मुक्के को चकमा दिया। क्लैंग! जैसे ही वह उतरा, तांग चाओ की कमर में बंधी लंबी तलवार खुल गई। ब्लेड के चारों ओर एक हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, जिससे उसकी धार दिख रही थी, जो किसी भी सामान्य हथियार से अधिक तेज थी। ची! तांग चाओ की कलाई घूम गई और तलवार कांपने लगी, जैसे वह तांग हुआन की पसलियों के नीचे घुस गई हो। अभी अभी मिले सबक ने उसे तांग हुआन की मुट्ठी से फिर से टकराने से डरा दिया था। निम्न स्तर का हथियार। तांग हुआन की अभिव्यक्ति जम गई और वह गुर्राया। उसके कदम तेजी से बढ़ गए और उसने पास ही में पड़ी असामान्य रूप से भारी लोहे की भट्टी को पकड़ लिया और उसे तांग चाओ की ओर फेंक दिया। डिंग! एक खनखनाहट की आवाज के साथ तांग चाओ की लंबी तलवार को एक तरफ धकेल दिया गया और लोहे की भट्टी को एक तरफ उड़ा दिया गया। ये एक लकड़ी की मेज पर जोर से टकराया, जिससे उसके टुकड़े चारों ओर उड़ गए। तांग चाओ का चेहरा पीला पड़ गया। लोहे की भट्टी का वजन शुरू में कई सौ जिन था और जब उसे ऐसे ही बाहर फेंका गया तो वह और भी भारी हो गया। वह दूसरे दर्जे का मार्शल शिष्य था और निम्न दर्जे का हथियार भी इस्तेमाल करता था। यदि ये कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वे आसानी से उड़ जाते, लेकिन अब जबकि उसके दाहिने हाथ पर लगी चोट ने उसके पूरे शरीर को प्रभावित कर दिया था और उसकी सच्ची क्यूई के प्रवाह को प्रभावित कर दिया था, तो उसकी चोटें तुरंत अधिक गंभीर हो गईं। लेकिन तभी तांग हुआन एक बार फिर से झपटा और एक विशाल हथौड़ा लेकर सीधे तांग चाओ पर टूट पड़ा।